Hello all, welcome back to my channel Void to Wallet by C. Vishnath Sharma. Here we are with part 2 of the revision session of CA Foundation Law जिसका एग्जाम आपका परसों है. आई एम एक्सपेक्टिंग आपने पार्ट 1 देख लिया होगा. मैंने आपको कुछ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे. ये रिविजन सेशन बेसिकली उन्हीं क्वेश्चंस का है विच यू कैन थिंक ऑफ एज LDR एज वेल. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मेरे दोनों पार्ट्स देखें. पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो, और अगर पार्ट 1 देख लिया है तो ये पार्ट 2 ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो मैं चैप्टर्स कवर कर रहा हूँ दैट बेसिकली इंक्लूड्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. टोटल वेटेज की बात करूं तो आई गेस 32 प्लस 21 प्लस 6, you can understand 67 marks, I guess, a huge number. So yeah, I'll try to keep this lecture for around 2 hours or maybe less. But one thing is very sure कि अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से पूरा देख लिया है एंड सारे टॉपिक्स गो थ्रू कर लिए हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा. Having said that, let me start this session of mine with respect to the thing that you can see on your screen, which basically is the magical tip which I'll be giving you right now with respect to case study questions. I guess most of you might be knowing this already, but then again, I felt like sharing this, and I'll be also sharing many such tips throughout the session. So yeah, do go through the whole of the session, share this with your friends, and obviously subscribe the channel in case you have not done it yet. So फटाक से शुरू करते हैं. मुझे एक परफॉर्मर दिख रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर जहां पे मैंने बताया हुआ है कि सर केस स्टडी क्वेश्चन में आपको स्टार्ट करना है विथ रेलेवेंट प्रोविजंस. जो भी उस क्वेश्चन के अंदर सेक्शन लग रहा है आपको आता है, आप लिख कर आओगे. केस लॉ अगर लग रहा है आप लिख कर आओगे, बेसिकली द टॉपिक. देन आपको जो केस स्टडी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका समरी करके शॉर्ट में 2 से 3 लाइन, मैक्स 4 लाइन के अंदर समराइज करना है क्वेश्चन को, उसका आपको 1 मार्क मिलता है. एंड लास्टली ऑब्वियसली कंक्लूजन से आपको फिनिश करना है अपना आंसर. गोज विदाउट सेइंग कि जो मेन पार्ट्स है आपके, मे इट बी सेक्शन नंबर, केस लॉ और कंक्लूजन, व्हाटएवर, आपको उसको अंडरलाइन करना है. प्लीज मेक दिस श्योर दैट यू अंडरलाइन इट. टू मोर थिंग्स, मार्जिन के लेफ्ट में आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, डोंट राइट एनीथिंग, एंड द रीजन ऑब्वियसली इज दैट स्पेस इज जनरली फॉर पेपर चेकर टू अलॉट यू द मार्क्स दैट यू हैव स्कोर्ड. सो वहां पे आप अगर कुछ नहीं लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो फालतू में पेपर चेकर इरिटेट हो जाएगा, और अगर पेपर चेकर इरिटेट हो गया मतलब अपने मार्क्स इरिटेट हो जाएंगे, एंड वी डोंट वांट दैट. लास्ट थिंग जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, सर आप जब भी आंसर लिखना स्टार्ट करोगे आप एकदम सेंटर में एकदम कॉन्स्पिक्यूअसली लिखोगे आंसर नंबर 3 एंड देन उसका ए. आपको अपने बेस्ट आंसर्स सबसे पहले लिखने हैं. आई गेस वी नो दिस ऑलरेडी, सो दैट अगर आपका पेपर छूट भी जाता है सो इट इज ज्यादा दुख नहीं होगा. अकाउंट्स का पेपर इजी आया था आई वुड से, और एवरेज आप बोल सकते हो. तो लॉ के अंदर चांसेस हैं कि शायद पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ जाए, डिफिकल्ट आ जाए. इन एनी केस लेंदी तो आएगा. सो आपको स्पीड पहले से ही मेंटेन करनी है. ऐसी बहुत सारी टिप्स मैं आपको दूंगा थ्रू आउट द सेशन, एंड ऑब्वियसली एंड के अंदर 2 बहुत अच्छी टिप्स दूंगा. सो बी विथ मी थ्रू आउट द सेशन, शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब द चैनल. अपन को इंटर में भी तो मिलना है. लेट्स बिगिन. हमारे 3 चैप्टर्स हो गए थे, 4 रादर. कंपनीज एक्ट हो गया था, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया था, पार्टनरशिप हो गया था, एनएलपी हो गया था. ये 4 चैप्टर्स हमारे फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर्ड हैं, अपलोडेड हैं ऑलरेडी. हम स्टार्ट करें बाकी के 3 चैप्टर्स के, नेगोशिएबल, सोगा एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो या लेट्स बिगिन. बाहर आंधी तूफान चल रहा है यहाँ पे मेरे जयपुर में. आपके यहाँ पे भी चल रहा होगा ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ. लेट्स सी, जस्ट एक्सपेक्टिंग कि लाइट वाइट ना जाए और मैं सेशन अच्छे से रिकॉर्ड कर लूँ. लेट्स बिगिन विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव कवर्ड जो मैंने आपको उस लिस्ट में दिए थे, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल के ऊपर, वॉइड टू वैलिड बाय सीए विश्वनाथ शर्मा. स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. ठीक है, मैं थ्रू आउट द सेशन एक बार भी पानी नहीं पीऊंगा. आई विल बी हाईली फोकस्ड एंड आई एक्सपेक्ट यू आल्सो टू बी हाईली फोकस्ड. हमें सीए बनना है, हम बनेंगे, हमारा पेपर अच्छा जाएगा. बी विथ मी टिल द वेरी एंड. द चैप्टर आई एम स्टार्टिंग विद इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. उसका आपको मैंने पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया था ट्रंकेटेड चेक, जो मुझे लगता है इस बार एग्जाम में आ सकता है फॉर 2 to 3 मार्क्स. आपको उसका बैकग्राउंड आना चाहिए. रट्टा नहीं मार सकते, और अगर रट्टा मारना भी है तो लॉजिक के बाद रट्टा मारोगे, इट विल बी मोर सेंसिबल. मैं आपको सिर्फ इतना बताएंगे ट्राई करूंगा सर पुराने जमाने के अंदर चेक्स का फिजिकल मूवमेंट होता था. मतलब अगर मैं आपको चेक लिख रहा हूं तो आपका बैंक बेसिकली उस चेक को फिजिकली मेरे बैंक तक लेकर आएगा, वेरीफाई करेगा, सिग्नेचर विग्नेचर, अमाउंट अमाउंट, मेरा बैलेंस, और फिर उसको चेक को पास करेगा. आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं होता. आज की तारीख में फिजिकल मूवमेंट बंद हो चुका है. बैंक बेसिकली उसका एक हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ खींच लेता है और उस फोटो का मूवमेंट होता है, एंड दैट इज व्हाट इज ट्रंकेटेड चेक. तो अगर इसको अब आप पढ़ेंगे खुद से तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा बिकॉज आपको उसका लॉजिक पता है.
मैं फटाक से आगे मूव कर रहा हूँ, विच इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। हाईली एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर। रीजन बीइंग, मेरे टाइम पे जब मैं सीए कर रहा था, क्वेश्चन ऐसे आते थे कि आपको 5-6 केसेस दे देते थे और आपको आइडेंटिफाई करना होता था कौन सा इनलैंड है कौन सा फॉरेन है। अब तक आपको वो टेस्ट नहीं करा गया है, एंड हेंस आई फील वो टेस्ट हो सकता है। सो दुनिया में मेरे हिसाब से 8 ही केस बन सकते हैं। मैंने वो 8 के 8 केस आपके सामने यहाँ पे बना रखे हैं। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने इनलाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को। सेक्शन नंबर 11 इनलाइन इंस्ट्रूमेंट का, आई गेस यू नो इट ऑलरेडी। याद नहीं है तो मैं आपको याद करवा देता हूं। देख, हम अगर इनलाइन इंस्ट्रूमेंट लिख रहे हैं तो इट इज आई एंड आई, विच इज बेसिकली 1 एंड 1। आई आई 1 1 रोमन के अंदर। तो 11 इनलैंड का है तो ऑटोमेटिकली 12 फॉरेन का हो गया। दिस वे यू कैन रिमेंबर द सेक्शन ऑल्सो। आई होप दिस वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू रिमेंबरिंग द सेक्शन नंबर, इन केस आपको नहीं आता था तो सर दुनिया में बेसिकली 8 ही केस बन सकते हैं एज पर मैथ्स, 9 केस नहीं बन सकते। मैंने 8 केस यहाँ पे लिख रखे हैं और मैं आपको फटाक से हैक दे देता हूँ। सर मैंने टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इंस्ट्रूमेंट के लिए ड्रॉन इन, मेड इन, ड्रॉन अपॉन द पर्सन एंड पेबल एट, एंड उसके बेसिकली 8 केस बना दिए। 3 ही केस ऐसे हैं जो इनलाइन इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल करेंगे। आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने उसको नाम दे दिया ए, बी एंड सी। देख, ए तो 100% इंडिया में ही होना चाहिए, मतलब इंस्ट्रूमेंट शुड बी ड्रॉन इन, मेड इन इंडिया, दैट इज अ थंब रूल। वो तो इंडिया में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंडिया में नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट इंडियन इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता। अपार्ट फ्रॉम ए, या तो बी, या तो सी, या दोनों बी एंड सी इंडिया में होना चाहिए। तो सर दुनिया में केस 3 ही तो बन सकते हैं, या तो ए प्लस बी प्लस सी इंडिया, या फिर ए प्लस बी इंडिया, या इफ ए प्लस सी इंडिया। चौथा कोई केस इनलाइन इंस्ट्रूमेंट का नहीं बन सकता। एंड हेंस अगर आप इसको इस तरह से पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ए बेसिकली इज इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन, मेड इन, बी इज ड्रॉन अपॉन द पर्सन, एंड सी इज पेबल एट। इसमें से इंडिया हम देख रहे हैं तो ए तो इंडिया में होना चाहिए, बी या सी में से एटलीस्ट कोई एक इंडिया में होना चाहिए। दोनों भी हैं तो भी चलेगा। एंड हेंस दिस हैक विच विल हेल्प यू एनी डैम क्वेश्चन इन द एग्जाम विद रिस्पेक्ट टू इनलाइन इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो आपको मैंने सेक्शन नंबर भी याद करवा दिया और आपको दुनिया में जितने केसेस बन सकते थे मैंने आपको उससे समझा दिया कि सर क्या इनलैंड होता है क्या फॉरेन होता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि द सेशन वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज लाइक कर देना यार अब तक, अगर नहीं करा तो। मैं आ गया फटाक से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आप ऐसा भी बोल सकते हो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक, बिकॉज जनरली इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों को नहीं मिलता है। आपने जहां से ही पढ़ा होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पढ़ाया होगा ऑब्वियसली बहुत अच्छे से। मैं आपको थोड़ा सा और इजी करके पढ़ाने की ट्राई करूंगा, बिकॉज ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ये 76 और नीचे मुझे दिख रहा है 117, दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आई हैव डन इज, मैं आपको वो थ्योरी पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको उस थ्योरी का लॉजिक बता रहा हूं। क्योंकि अगर आपको लॉजिक पता है तो थ्योरी इजीली समझ में आ जाएगा और आप खुद की लैंग्वेज में लिखकर आ सकते हो। इट इज ओके, एटलीस्ट 76 एंड 117 आप खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो। कब लिख सकते हो? अगर आपको उसका लॉजिक पता है तो हम बात करेंगे सर लॉजिक, लॉजिक एंड लॉजिक। स्टार्टिंग विद द टॉपिक 76 व्हिच बेसिकली सेज व्हेन इज प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी। इसका सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि सर जिसको पैसा रिसीव करना है, जो पेई है, उसको बेसिकली नॉर्मल केस के अंदर जाना होता है पैसा देने वाले के पास और जाके पैसा डिमांड करना होता है। हम पढ़ रहे हैं कि आपको कब जाके फिजिकली वो डिमांड नहीं करना है, हम वो पढ़ रहे हैं। उसके अंदर ए के अंदर 4 टॉपिक है, बी के अंदर 1, सी के अंदर 3, डी के अंदर 1, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं स्टार्ट करता हूं फटाक से फ्रॉम ए। पॉइंट नंबर ए आपको एग्जाम में सारा ही लिख कर आना है अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में। ए बोल रहा है बेसिकली सर मेकर ड्रॉइंग एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट्स प्रेजेंटमेंट। सर मतलब क्या होता है इसका? आपको सामने वाला बोलता है कि पैसा लेने आ जाओ, मेरे ऑफिस पे आ जाओ। आप बेसिकली उसके ऑफिस में गए पैसा कलेक्ट करने के लिए। उसने क्या करा, अपने ऑफिस के बाहर 5-6 कुत्ते लगा दिए, 5-6 आदमी लगा दिए तलवार लेकर। मतलब वो आपको प्रिवेंट कर रहा है प्रेजेंटमेंट करने से, जिससे आप उससे पैसा ना मांगो। सर अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको फिर प्रेजेंटमेंट नहीं करना है और इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर मान लिया जाएगा। ठीक है, याद रखना। कुत्ते रख दिए उसने बाहर ऑफिस के, या उसने 4-5 आदमी खड़ी कर दिए तलवार के साथ आपको डराने के लिए, मतलब ही इज प्रिवेंटिंग यू टू डू द प्रेजेंटमेंट। नेक्स्ट बी, सेकंड पॉइंट बहुत इजी। सर उसने आपको अपने ऑफिस में बुलाया, पर जब आप ऑफिस में पहुंचे उसने अपना शटर बंद कर दिया, उसने अपना ऑफिस क्लोज कर दिया। कब बंद कर दिया? बिजनेस आवर में, बिजनेस डे पे। तो अगेन आपको प्रेजेंटमेंट फिर वापस से नहीं करना है, आप उसको डिसऑनर मान सकते हो। केस नंबर सी, सर उसने आपको ऑफिस में नहीं बुलाया, उसने आपको कोई स्पेसिफाइड प्लेस पे बुलाया, सपोज किसी रेस्टोरेंट के अंदर, किसी स्टेशन पे, कोई पर्टिकुलर जगह पे। आप वहां पहुंच गए पर वो वहां नहीं पहुंचा, ना उसका एजेंट पहुंचा,
मतलब भाई मैं पागल थोड़ी हूं कि वापस तू कहीं बुलाएगा मैं वापस कहीं आऊंगा। प्रेजेंटमेंट अब मैं नहीं करूंगा और डिसऑनर मान लूंगा इंस्ट्रूमेंट को, मतलब सीधा आपको सू करेंगे, सू। नेक्स्ट, सर आपको उसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं पता, आपको उसका घर नहीं पता, मतलब आपको पैसा देने वाला मिल ही नहीं रहा, तो भाई प्रेजेंटमेंट कैसे करूंगा मैं? एंड ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर मान लिया जाएगा और प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा केस फाइल कर सकते हो। ये आपके ए के अंदर 4 पॉइंट्स थे। हर एक पॉइंट में एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप रट्टा मारो, आपको लॉजिक पता होना चाहिए, रट्टा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ए के अंदर 4 केसेस। हम बी के ऊपर आते हैं सर। एंगेज टू पे नॉट विथ स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट, मतलब सर ड्यू डेट आ चुका है आपको बेसिकली पेमेंट करना है और सामने वाला बोल रहा है कि भाई तू चिल मार, तू प्रेजेंटमेंट मत कर, मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा। सामने वाला खुद ही बोल रहा है मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा, तो भाई या उसने किसी को बोल दिया पेमेंट करने के लिए, तो भाई मैं क्यों जाके प्रेजेंटमेंट करूंगा जब सामने वाला बोल रहा है कि वो पैसा दे देगा? देन आई विल नॉट बी डूइंग द प्रेजेंटमेंट। दैट इज बी, एंगेज टू पे नॉट विथ स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब भाड़ में जाए, मतलब तो प्रेजेंटमेंट नहीं करेगा तो भी मैं पैसा दे दूंगा, सिंपल। सी के अंदर 3 पॉइंट है। सर आप जाके प्रेजेंटमेंट करते उसके पहले ही उसने आपको आधा पैसा दे दिया या कुछ पैसा दे दिया, मतलब बिना प्रेजेंटमेंट के आपको पैसा दे रहा है, तो मैं प्रेजेंटमेंट नहीं करूंगा। सी के 2 के ऊपर आते हैं। अगेन वो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपको पैसा दे देगा, तो आप प्रेजेंटमेंट नहीं करेंगे। आपको क्वेश्चन ये आना चाहिए मां कसम, तो सर ये वाले पॉइंट के अंदर और ये वाले पॉइंट के अंदर फर्क क्या है? आपको ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि आप तो लॉजिकली पढ़ रहे हैं, हम रट्टा नहीं मार रहे हैं। तो आप ऐसा समझ लो समझने के लिए कि सर बी के अंदर जो टाइम ऑफ पेमेंट है वो आ चुका है, मैच्योरिटी आ चुकी है, और वो आपको बोल रहा है कि मैं पैसा दे दूंगा। प्रोमिस टू पे नीचे वाले पॉइंट के अंदर अभी ड्यू डेट आना बाकी है, वो ड्यू डेट से पहले ही आपको बोल रहा है कि भाई तू प्रेजेंट में मत करना, मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। सिंपल, पॉइंट दोनों एक ही है बट डिफरेंस है बेसिकली टाइम का। फिर सी का 3 बैकग्राउंड में जाते हैं। सर आप अगर आपको पैसा लेना है, कलेक्ट करना है, और आप अगर प्रेजेंटमेंट नहीं करते हो तो सामने वाला डिस्चार्ज हो जाता है, पर ये उसका राइट है। वो क्या बोल रहा है कि मैं ये वाला राइट वेव ऑफ कर रहा हूं, दैट इज अगर तू प्रेजेंटमेंट नहीं भी करेगा तो मैं पैसा देने वाला फ्री नहीं होऊंगा, तो मैं प्रेजेंटमेंट नहीं करूंगा। दैट इज वेव्स हिज राइट टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफॉल्ट ऑफ प्रेजेंटमेंट। इजी, मैं हर एक पॉइंट के अंदर एग्जांपल दे रहा हूं, मैं नहीं चाहता आप रट्टा मारो। लास्ट वाला डी सबसे डिफिकल्ट पॉइंट, ड्रॉर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम वांट ऑफ प्रेजेंटमेंट। सर मुझे ऑलरेडी पता है कि जो पैसा देने वाला है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो भाई प्रेजेंटमेंट करके मैं एक घंटा उखाड़ लूंगा, मैं प्रेजेंटमेंट नहीं करूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला फ्री हो जाएगा, बिकॉज प्रेजेंटमेंट करके कोई फायदा होता भी नहीं, तो सामने वाला फ्री नहीं होगा। बेसिकली उसका जो ऑफिशियल असाइनी होगा उससे जाके मैं पैसा रिकवर कर लूंगा, मतलब सामने वाला फ्री नहीं होगा, ही विल स्टिल बी लायबल टू पे द डेट। जस्ट बिकॉज मैंने आपको प्रेजेंटमेंट नहीं करा इट डज नॉट मेक क्या फ्री हो गए। क्यों? कौन से केस के अंदर? जब प्रेजेंटमेंट करके फायदा होने ही नहीं वाला था, सामने वाला इंसॉल्वेंट हो चुका, एंड हेंस ड्रॉर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम वांट ऑफ प्रेजेंटमेंट, उसको पैसा अभी भी देना ही है। एंड दैट सम्स अप योर सेक्शन नंबर 76, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। एक बार वापस देख लेना आपको अगर थोड़ा सा कोई पॉइंट के अंदर डाउट आता है तो। मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। ओके, 117 पे आते हैं और अपना नेगोशिएबल खत्म भी हो जाएगा। वाओ, वी डिडंट इवन टेक 10 मिनट्स एंड वी आर फिनिशिंग विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 117 दिख रहा है मुझे, रूल्स एज टू कंपनसेशन, जहां पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अगेन वन ऑफ दोस टॉपिक्स जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, आपको नहीं लगेगा कंफ्यूजिंग अगर आप मुझे सुन लेते हो अगले 5 मिनट तक। तो लैंग्वेज आपको ऑब्वियसली मॉड्यूल वाला लिख कर आना है, थोड़ा बहुत उसमें आप चेंज कर सकते हो, बट अगेन माय फोकस इज लॉजिक राइट नाउ। सर हमने आपको बेसिकली प्रेजेंटमेंट करना था, हमने करा, और इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, आपने टाइम पे पेमेंट नहीं करा। अब ऑब्वियसली आपके ऊपर केस करूंगा, उसमें खर्चे आएंगे, तो मैं आपसे पैसा प्रिंसिपल अमाउंट तो लेने ही वाला हूं, साथ में जो मेरा खर्चा हुआ विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटिंग में आपके पास आया, पेट्रोल का खर्चा हुआ, नोटिंग सेक्शन 99 आपके सिलेबस में नहीं है, प्रोटेस्टिंग सेक्शन 100 आपके सिलेबस में नहीं है, बेसिकली लॉयर के खर्चे समझ लो उसको आप, वो सारा खर्चा आप वसूल करोगे सामने वाले से अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज योर कंपनसेशन। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पे आते हैं सर। सर बेसिकली पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला दो अलग कंट्री में रहते हैं, तो आपका जब ड्यू डेट आएगा पैसा देने का, उस टाइम पे जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा आपको पेमेंट उसके हिसाब से करना है, उस एक्सचेंज रेट से नहीं जो पहले था। जब आप पेमेंट कर रहे हो उस टाइम पे जो एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। दैट इज माई पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पढ़ने में आसान लगता है बट वो आसान है नहीं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। मेरे डायग्राम से आपको 100% एक बार में समझ में आ जाएगा, आप बस ध्यान से सुनिएगा। सीक्वेंस देखना सर, जो इवेंट्स हो रहे हैं आपके सामने।
मेकर ने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करा, बेसिकली पैसा देने वाला इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करा, लेट्स से प्रॉमिसरी नोट, और उसने सामने दिया एक आदमी को। उस आदमी ने उसको आगे एंडोर्स कर दिया किसी और को, तो जो बीच वाला आदमी है वो बन गया एंडोर्सर, एंड ही एंडोर्स्ड इट टू अनदर पर्सन, जो बन गया बेसिकली पेई, क्योंकि उसको पैसा रिकवर करना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया। अब ड्यू डेट पे जो पेई है वो गया मेकर के पास प्रेजेंटमेंट करने के लिए, पैसा लेने के लिए, और मेकर ने मना कर दिया। तो कितना ऑब्वियस है, जो प्रीवियस पार्टी वो लायबल हो जाएगी पैसा देने के लिए। तो मैं 4th पॉइंट पे आ गया, एंडोर्सर ने अपनी जेब से पेई को पैसा दे दिया। अब सर जो एंडोर्सर ने अपनी जेब से पैसा दिया है, वो एंडोर्सर ओरिजिनल पैसा देने वाले से, मेकर से रिकवर कर लेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑफ 18%। तो जो इंटरेस्ट 18% है और जो आपका अमाउंट है, दैट इज बेसिकली योर कंपनसेशन, क्योंकि उसको देना चाहिए था, आपने दिया, तो आप रिकवर करोगे अब अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑफ 18%। तो पॉइंट नंबर 3 पढ़ने में आसान लगता है, बट अगर आप लॉजिकली देखोगे तो इतना आसान है नहीं, बट विद दिस डायग्राम आपको बहुत इजी पीजी लगेगा। फटाक से आगे बढ़ते हैं, मैं बिल्कुल मस्ती नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा, मैं हंसी मजाक एकदम मिनिमम करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं आप फोकस रहो, हमारा एग्जाम सर पे है। सो अनलाइक मेनी अदर्स, मैं कोई हंसी मजाक नहीं करेगा, मैं एकदम टू द पॉइंट बात करेगा, एटलीस्ट आज तो, ठीक है। सो प्लीज माफ करिएगा अगर आपको लगता है कि मैं तो हंसी मजाक करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं आ गया सर पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, जो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है पॉइंट नंबर 2 के साथ। पॉइंट नंबर 2 में भी ऐसा ही था, सर पैसा देने वाला पैसा लेने वाला दो अलग कंट्रीज में थे, तो हमने एक्सचेंज रेट की बात करी थी, यहां पे भी वही है, बट दिस 4th पॉइंट इज बेसिकली ब्लेंड ऑफ पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। पैसा देने वाला अलग कंट्री में है, उसने आगे किसी को इंस्ट्रूमेंट दिया, वो अलग कंट्री में है, जिसको पैसा देना है वो अलग कंट्री में है, ओरिजिनल पैसा देने वाले ने पैसा दिया नहीं। तो जो एंडोर्सर है मतलब बीच वाला, उसने बेसिकली पैसा पेमेंट कर दिया, जो लंदन में रहता है, लंदन वाले ने दुबई को बेसिकली पे कर दिया। नाउ वी ऑलरेडी नो लंदन वाला रिकवर करेगा जयपुर वाले से, तो जब लंदन वाला जयपुर वाले से रिकवर करेगा, वो करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से रिकवर करेगा जितना भी उसका पैसा बनता है। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 4 इज नथिंग बट ब्लेंड ऑफ पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। लास्ट पॉइंट पे आते हैं 5th, विच इज एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट नंबर 1। सर पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, सेम लाइक पॉइंट नंबर 1, कि आपको पैसा लेना था, सामने वाले ने पैसा दिया नहीं, इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, आप कोर्ट में गए, खर्चा वर्चा हुआ, ये पॉइंट नंबर 1 था, हम उससे सब कुछ रिकवर करेंगे, खर्चा भी और प्रिंसिपल अमाउंट भी। पॉइंट नंबर 5 एक कदम आगे जाके बोलता है कि सर आपने जो फिर नया इंस्ट्रूमेंट बनाया होगा टोटल अमाउंट के लिए, दैट इज प्रिंसिपल प्लस एक्सपेंसेस का, आपने जो नया बिल बनाया होगा टोटल, उस पे जो खर्चा हुआ होगा आप वो भी रिकवर कर लोगे। तो पॉइंट नंबर 5 इज नथिंग बट पॉइंट नंबर 1 का एक्सटेंशन, पॉइंट नंबर 4 इज नथिंग बट पॉइंट नंबर 2 एंड 3 का एक्सटेंशन। तो ये बेसिकली उन 5 पॉइंट का एग्जाम्पल हुआ, मतलब हुआ। अगर आपको मतलब आता है तो आपको टॉपिक समझ में आता है, अगर टॉपिक समझ में आता है तो उसको आप आराम से एग्जाम में लिखकर आ सकते हो। तो आपको ऑब्वियसली मॉडल का लैंग्वेज यूज करना है, बट वो लैंग्वेज आप बहुत इजीली यूज कर पाओगे अगर आपको लॉजिक पता है तो दिस इज आउटराइट लॉजिक। सो एक बार और देखना मैं रिकमेंड करूंगा आपको, 76 और 117 शुड मेक यू वेरी कंफर्टेबल एंड नाउ वेरी इजी टू राइट इन द एग्जाम अगर आता है तो। माय हैक ऑब्वियसली वुड बी कि आप एक बार खुद से 76 एंड 117 लिख कर देखना, एक बार खुद से मॉड्यूल में पढ़ लो, मेरा ये एक्सप्लेनेशन सुन लो, और एक बार उसको ट्राई करना खुद से लिखने का, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली एग्जाम में जाके लिखोगे तो सर आप कंफ्यूज हो जाओगे, कट कट करोगे, बहुत कुछ स्क्रिबलिंग करोगे, मैं नहीं चाहता ऐसा। तो एक बार लिख के ट्राई करना 76 117, मैं आपको और कहीं ऐसा नहीं बोला, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, बिकॉज लैंग्वेज टफ है। सेम विथ एलएलपी के अंदर सेक्शन नंबर 17 जहाँ पे हम नेम चेंज की बात करते हैं, वहां पे भी लैंग्वेज टफ है। तो आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन एक बार लिखकर प्रैक्टिस करना है, मॉड्यूल में से रीड करके, मॉड्यूल को बंद करके, ऑन योर ओन। तो प्लीज करिएगा, प्रॉमिस, ठीक है। मैं सर आ गया फटाक से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर, विच इज माई नेक्स्ट चैप्टर इन द सीरीज, हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ द सेशन। फटाफट करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लिखवाए थे मैंने सारे के सारे कवर करे हुए हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन विच इज डेफिनेशन ऑफ गुड्स। हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो हमें ये तो पता होना चाहिए गुड्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन अलग से एग्जाम में आ सकता है। तो मैंने बहुत इजी तरीके से डेफिनेशन लिखा हुआ है, सर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होता, उसका अलग एक्ट होता है, टोपा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो वहां पे कवर होता है, इमूवेबल। मूवेबल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होता है। सर काइंड का मतलब क्या, आपका सॉलिड लिक्विड गैस सब आ गया उसके अंदर, दैट इज काइंड। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, पर गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा दो चीजें, एक्शनेबल क्लेम मतलब आपको बेसिकली इसी से पैसा लेना है, वो, और जो मनी इन सर्कुलेशन अभी जो नोट्स चल रहे हैं मार्केट में, उनको हम गुड्स नहीं बोलेंगे। सर हमको लॉजिक तो पता ही नहीं, हमको ये तो पता था, हमको लॉजिक नहीं पता। चल लॉजिक बता देता हूं, सर अगर मनी इन सर्कुलेशन को भी अगर गुड्स हमने मान लिया तो सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे बार्टर, और सर बार्टर के ऊपर तो सोगा लगता ही नहीं है।
एंड हेंस मनी इन सर्कुलेशन को आप गुड्स नहीं बोल सकते, बट इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स, से इंटर में आएगा ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू द लैंड एंड अग्री टू बी सीवियर्ड। सीवियर्ड मतलब अलग कर देना, मतलब अगर कोई एप्पल पेड़ पे लगा हुआ है तो वो गुड्स नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट मूवेबल। पर अगर वो एप्पल नीचे गिर जाता है या आप उसको नीचे गिरा देते हो, नाउ इट इज मूवेबल, इट हैज बीन सीवियर्ड। सीवियर्ड जैसे ही वो सीवियर्ड हो गया, अलग हो गया, नाउ इट इज मूवेबल एंड हेंस इट इज गुड्स। हर एक वर्ड जो लिखा हुआ है मॉड्यूल के अंदर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, सो दैट आप लॉजिकली पढ़ो, रट्टा ना मारो, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग लेक्चर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। प्लीज बी विथ मी टिल द वेरी एंड, आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा, एंड प्लीज शेयर द वीडियो ऑब्वियसली। नेक्स्ट बात है सर, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टिव वर्ड पढ़ा था कंपनीज एक्ट के अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर, जिसमें बताया था मैंने कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है मान लेना। तो यहां पे हम डिलीवरी मान लेंगे। सर कब मान लेंगे? एक वेयर हाउस है जिसका ओनर है ए, बी ने अपने वो गुड्स, खुद के गुड्स ए के वेयर हाउस में रखे हुए हैं, मतलब उस गुड्स का जो रेंट पे कर रहा होगा वो ए कर रहा होगा, ए को कर रहा होगा बी, क्योंकि बी के गुड्स हैं, उसने ए के वेयर हाउस में रखे हैं, तो बी मस्ट बी मेकिंग द पेमेंट ऑफ रेंट टू ए। अब उन गुड्स को बेसिकली बी ने सी को बेच दिया, गुड्स वहीं पड़े हुए हैं बट बी ने उनको सी को बेच दिया। कितना ज्यादा ऑब्वियस है, अब वेयर हाउस का जो मालिक है ए, वो सी को कॉल करेगा और सी को बोलेगा एक्नॉलेजमेंट, अटर्नमेंट, कि ब्रो अब मैं रेंट का पैसा तुझसे लूंगा सी, क्योंकि तू मालिक है, बी मालिक नहीं है। तो जैसे ही वेयर हाउस वाले ने सी को बोला, आपको डायग्राम दिख रहा होगा ब्लू कलर वाला, नाउ आई होल्ड गुड्स फॉर यू, पे मी, दिस इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, कि सर डिलीवरी नहीं हुई है, गुड्स का फिजिकल मूवमेंट नहीं हुआ है, गुड्स वहीं पड़े हुए हैं, पर हम फिर भी ऐसा मान लेंगे कि डिलीवरी हो गई है फ्रॉम बी टू सी। होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ गया सर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। पूरे सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर 10 बार ये वर्ड यूज हुआ है, मतलब बहुत लोगों को नहीं आता। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, मूवी का टिकट। सर मेरे पास मूवी का टिकट था, मैं मूवी देखने वाला था, मुझसे वो टिकट मिसप्लेस हो गया, वो मूवी का टिकट आपको मिल गया, तो आप जाके मूवी देख के आ सकते हो। मतलब जिसके पास वो मूवी का टिकट है वो मां कसम उसका मालिक हो गया। और वही लिखा है मैंने डॉक्यूमेंट टाइटल के अंदर कि सर इट इज बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट विच बेसिकली सिग्निफाइज प्रूफ ऑफ ओनरशिप या फिर राइट टू कंट्रोल द गुड्स। किसके लिए? जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है, मतलब जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसके पास राइट है गुड्स को कंट्रोल करने का, एंड ओनरशिप वाले अधिकार है उसके पास। ऑब्वियसली एग्जाम में लिख के नहीं आ सकते मूवी के टिकट्स, आपको लेके आना पड़ेगा बिल ऑफ लीडिंग, द बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, वेरी डिफरेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑब्वियसली, ठीक है। नीचे, बहुत टाइम से नहीं आया सर एग्जाम में, मैं बोल रहा हूं आपको, आपके एग्जाम में आएगा, परसों आपको आपके पेपर में दिखेगा। अब मुझे याद करना और मुझे बहुत सारी दुआएं देना, ठीक है। मुझे हिचकी आनी चाहिए जब परसों आप एग्जाम में जाए और आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन बोलता है, बेसिकली यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है एलिमेंट्स दैट मस्ट को एग्जिस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। मुझे दिख रहे हैं बेसिकली 6 पॉइंट्स। मैं फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पहले साथ में करता हूं, क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देख पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर नॉर्मल जो अपन पढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 10 वाले, वो सब तो होना ही चाहिए। दैट इज बेसिकली लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उसके अलावा एटलीस्ट 2 पार्टीज, दैट इज एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए। ये 2 पार्टीज तो सेक्शन नंबर 10 में भी लिखा हुआ है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो मैं हमेशा पहला और लास्ट पॉइंट साथ में पढ़ता हूं बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद ऑब्वियसली हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वो गुड्स होना चाहिए। सर कौन सा गुड्स होना चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी वाला, क्योंकि इमूवेबल तो सोगा कवर ही नहीं करता है, लॉजिक। थर्ड पॉइंट सर, कंसिडरेशन होगा ऑब्वियसली प्राइस इन मनी पार्टली काइंड भी चलेगा, टोटल काइंड नहीं चलेगा। मैंने आपको अभी भी ऊपर सिखाया था बार्टर नहीं चलता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, तो थोड़ा मनी और थोड़ा काइंड चलेगा, पूरा मनी चलेगा, पूरा काइंड नहीं चलेगा। वेरी ऑब्वियस पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, जनरल प्रॉपर्टी, कि सर मालिक बेसिकली बन जाना चाहिए सेलर से बायर, तभी तो हम बोलेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट सर, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स का, वो या तो एब्सोल्यूट होगा या कंडीशनल होगा, मतलब वही सेल अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। आई गेस वी नो दिस, अग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर गुड्स में, कंटीजेंट गुड्स में, सब में होता है। सुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। मस्ट को एग्जिस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स के एलिमेंट्स, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सेल वर्सेस हायर परचेज, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, एक बार वो भी पढ़ लेना, सेल और अग्रीमेंट टू सेल वाला पॉइंट भी पढ़ लेना, बट ये थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे ज्यादा कंपेयर टू सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल। आता होगा, मैं फिर भी फटाक से रिकॉल करवा देता हूं। सर सेल के अंदर प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू बायर,
हायर परचेज में तो जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो तब आपके पास ओनरशिप आती है, तब तक ओनर सामने वाला ही रहता है। नेक्स्ट पोजीशन, सर बायर ओनर बन जाता है बिकॉज सेल हो रही है। यहाँ पे हायरर इज लाइक अ बेली। बेली क्यों बोल रहे हो सर? किसी और का गुड्स आपके पास पड़ा हुआ है, पड़ा है ना बेलमेंट के अंदर, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पे जो हायरर है इट इज लाइक अ बेली, उसके पास किसी और का गुड्स पड़ा हुआ है, क्योंकि ओनरशिप तो कब आएगी? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट पर आएगी सर। थर्ड, सर सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर ओनरशिप जा चुकी है, आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते। हायर परचेज में आपको लगता है कि आपको पेमेंट नहीं करना, पेमेंट मत कर, टर्मिनेट कर दे, सामने वाला आएगा अपना गुड्स लेके चला जाएगा। नेक्स्ट, सर अगर सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा? सेल के अंदर वो रिस्क सेलर का हो जाएगा, बिकॉज मैंने ओनरशिप तो ट्रांसफर कर दी, पर पैसा आने से पहले मां कसम बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेलर का रिस्क है, रिस्क। अरे हायर परचेज में कोई रिस्क ही नहीं है, सामने वाला इंसॉल्वेंट होगा, मैं जाके मेरा सामान वापस लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि ओनर तो मैं ही हूं ना अभी भी। नेक्स्ट, सर ट्रांसफर ऑफ टाइटल, क्योंकि बायर ओनर है वो ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, हायर परचेज में कैन नॉट। सेम पॉइंट है रीसेल वाला, क्योंकि बायर ओनर है वो रीसेल कर सकता है। हायर परचेज में आप हायरर हो, आप बेली हो, आप ओनर नहीं हो, तो आप रीसेल नहीं कर सकते। तो मेजर जो पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए, मेजर पॉइंट्स 5 ऑफ देम। आई गेस एक पॉइंट और है मॉडल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट मेजर पॉइंट्स ये हैं जो आपको याद करने हैं, जो आपको इजीली याद हो जाएंगे, 6 ऑफ देम। ठीक है, आई थिंक मॉडल में एक और पॉइंट है शायद, आई एम नॉट श्योर। यूनिट नंबर 2 पर आ गए सर हम फटाक से। व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, सेक्शन नंबर 13। 4 पॉइंट है। आई गेस पहले 2 पॉइंट सबको आते हैं कि सर आपने बेसिकली कहीं से सामान खरीदा और आपको कोई दिक्कत आई विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन, मतलब आपके पास ऑप्शन था कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड कर दो और पैसा पूरा वापस लेकर आ जाओ। बट सर वो जो कंडीशन जो अ, नहीं वैलिड हुई, या जो चाहते थे आप वो अगर नहीं हुआ, अगर वो बहुत छोटा सा पॉइंट है तो आप इग्नोर कर दोगे ना यार। मतलब मैं जाके कार परचेज कर कर आया, मैंने दुकान वाले को बोला था, कार वाले को, कि एवरेज आना चाहिए कार का 15 किलोमीटर पर लीटर। तो ऑब्वियसली कंडीशन हो गई, एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब मैंने चेक करा माइलेज, तो इट वाज 14.9 किलोमीटर पर लीटर। नाउ ऐसा तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, हमने 15 बोला था, 14.9 हुआ। बट यार वो पॉइंट इतना कम है डिफरेंस, कि आप कुछ नहीं करोगे, आप उसको इग्नोर कर दोगे, दैट इज वेव कर दो। सेकंड, सर मैं तो मारवाड़ी हूं, ऐसे कैसे वेव कर दूं? मैं वेव नहीं करूंगा। मेरा जो फाइनेंशियल लॉस हुआ वो 0.01 वॉट एवर इट इज डिफरेंस ऑफ माइलेज, मैं सामने वाले कार वाले से उतना पैसा रिकवर करके आ जाऊंगा। मतलब मैं चाहता तो कार वापस दे सकता था, पर मैं कार वापस दे नहीं रहा हूं। आई एम नॉट ट्रीटिंग इट एज अ कंडीशन का वायोलेशन, आई एम ट्रीटिंग इट एज वारंटी का वायोलेशन। एंड हेंस में जाके जो मेरा फाइनेंशियल लॉस है मैं वो रिकवर करके आ जाऊंगा। दैट इज माई पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट टू ट्रीट एज वारंटी। थर्ड, किसी को नहीं आता, नॉन सेवरेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने एक पिज्जा ऑर्डर करा, चीज बर्स्ट, पिज्जा आया, आपने पिज्जा का एक बाइट पूरा खा लिया और आपको रियलाइज हुआ कि चीज बर्स्ट है ही नहीं। अब लॉजिकली देखा जाए, चीज बर्स्ट ऑब्वियसली वाज अ कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए थी, बट चीज बर्स्ट तो है नहीं सर। अब जब आप डोमिनोज में कॉल करके बोलो कि मुझे आपको पिज्जा वापस देना है, डोमिनोज वाला बोलेगा सर एक मिनट एक मिनट, आपका जो चीज बर्स्ट का जो खर्चा है ना 110 रुपया, हम आपको वो रिफंड कर रहे हैं, पिज्जा वापस नहीं ले रहे हैं। अरे वो क्या करेगा 6 में से 5 पीसेस ऑफ पिज्जा का? इट इज नॉन सेवरेबल। मतलब आपने अगर पार्ट एक्सेप्ट किया, मतलब आपने फुल एक्सेप्ट कर लिया, इफ इट इज नॉट सेवरेबल, एंड हेंस आपको ना चाहते हुए भी उस कंडीशन को ट्रीट करना पड़ेगा वारंटी। दैट इज, इसको बोला जाता है कंपलसरी के अंदर। पहले 2 पॉइंट वॉलंटरी वाले थे, ये कंपलसरी में आता है। एंड लास्ट ऑब्वियसली एक्सक्यूज बाय लॉ। तो जब लॉ पिक्चर में आ गया तो आपको कंडीशन को वारंटी मानने का है। हमने क्लास में एग्जांपल करा हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दीज 4 पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए। सेक्शन नंबर 13, व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, सुपर इंपॉर्टेंट लगता है मुझे आपके एग्जाम के लिए, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, विच बेसिकली इज सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड एप्रोप्रिएशन। 7 पॉइंट दिए मॉडल के अंदर, बहुत डिफिकल्ट अगर आपको लॉजिक नहीं आता तो मैं आपको लॉजिकली पढ़ाएगा। मैंने नंबरिंग कर रखी है, देख, मैंने खुद का नाम भी लिखा है विश्वनाथ। देख नंबर 1 देख, मैं दुकान पे गया और दुकान पे जाके मैंने बोला कि सर मुझे कश्मीरी एप्पल चाहिए। उसकी दुकान में बहुत सारे कश्मीरी एप्पल थे, 100 किलो। मैंने बोला कि मुझे 5 किलो कश्मीरी एप्पल चाहिए। अब मुझे नहीं पता वो कौन से 5 किलो निकाल के देगा, मतलब एज ऑफ नाउ दोस कश्मीरी एप्पल्स आर अनअसर्टेन गुड्स, एंड दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड क्या होगा सर, जैसा मैंने शॉपकीपर को बोला, उसने वैसा ही कश्मीरी एप्पल, उसके पास बहुत सारे एप्पल्स थे, नागपुरी एप्पल, कश्मीरी एप्पल, जैसा मैंने उसको बोला उसने वैसे वाले ही एप्पल साइड में निकाले। वो साइड में निकाले वैसे वाले ही एप्पल्स कश्मीरी वाले इज कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन, जैसा बोला वैसा। थर्ड, सर उसने वो 10 किलो एप्पल निकाल के बॉक्स में पैक कर दिए, दैट इज वो आ गया है डिलीवरेबल स्टेट के अंदर। आपको दिख रहा होगा थर्ड पॉइंट। फोर्थ,
अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन, मतलब मैं जाऊंगा और एप्पल लेकर आ जाऊंगा, बाद में देख लेंगे पैसे वैसे का जो भी सीन है, अभी तो मैं जाके एप्पल लेकर आ जाऊंगा, दैट इज अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। यहां 4 पॉइंट तक ठीक है, 5 6 7 पे फोकस करना। मैं आपको एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए, स्टार्टिंग विद 5। देख मेरे एग्जांपल के अंदर मैंने एज अ बायर सेलर को बोला था कि तू मुझे बेसिकली एप्रोप्रिएट, तू मैं छाट के दे, तू मुझे एप्रोप्रिएट करके दे। तो या तो ये केस हो सकता है कि द एप्रोप्रिएशन इज मेड बाय बायर द सेलर विद द असेंट ऑफ बायर, पहला वाला केस मेरा एग्जांपल, कि सर मेरे बोलने पे उसने एप्रोप्रिएट मतलब साइड में निकाला था, तो एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय सेलर विद असेंट ऑफ बायर, मेरा वाला एग्जांपल। सर सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है, जब हम डीमार्ट जाते हैं, अरे जब हम डीमार्ट जाते हैं तो हम खुद निकालते हैं ना एप्पल को साइड में, और जो सेलर है डीमार्ट, उसका इंप्लाइड असेंट होता है कि हाँ तू छाट ले, दैट इज एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय बायर विद द असेंट ऑफ सेलर, डीमार्ट वाला एग्जांपल। सेम वही पॉइंट नंबर 6 में आ रहा है, सर वो जो असेंट है हम ऊपर बात कर रहे थे, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। जैसे डीमार्ट वाले केस के अंदर इंप्लाइड असेंट है कि हाँ आप खुद छाट लो, मेरे वाले एग्जांपल के अंदर इट वाज एक्सप्रेस असेंट कि आप छाट के दे दो। लास्ट पॉइंट, सर जो असेंट हमने दिया है ये एप्रोप्रिएशन के पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो अगर आप मेरे डायग्राम देखोगे और डायग्राम से याद करने की ट्राई करोगे, आपको बहुत इजी लगेगा, एग्जाम में सर 6 7 मार्क का या आराम से आ सकता है। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट 23 सबसेक्शन 1, डायग्राम देखना, पिक्चर मेमोरी में आपको याद हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आएगा परसों। नेक्स्ट, नीचे आते हैं, मेरे इंपॉर्टेंट की लिस्ट के अंदर नेक्स्ट वाला, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। इंपॉर्टेंट में है नहीं, पर मैंने फिर भी इसको यहाँ पे डाल दिया बिकॉज इंपॉर्टेंट लगता है मुझे ये टॉपिक, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। एग्जाम्पल में आते हैं, आयांश ने बेसिकली गुड्स दिए रेयांश को और सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर, और उसको 3 दिन का टाइम दिया कि भाई आपको अगर ये गुड्स चाहिए, मैं आपको ट्रायल के लिए दे रहा हूं, 3 दिन में हाँ या ना बोल देना। ठीक है, सेलर बायर। अब हमने केसेस बना दिए। फर्स्ट केस, सर 3 दिन के बाद 3 दिन के अंदर बायर बोलता है हाँ, यस, तो ओनर बन गया बायर रेयांश। सर 3 दिन के अंदर बायर मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ओनर पहले भी आयंश था, अभी भी आयंश ही रहेगा, दैट इज सेलर। सर 3 दिन खत्म हो गए, बायर ने जवाब ही नहीं दिया, मतलब रेयांश कुछ नहीं बोला, मतलब ओनर बन गया रेयांश बायर। लास्ट केस, सर बोलने वाले की बात तो छोड़ो, रेयांश ने वो गुड्स किसी और को गिफ्ट कर दिए, उसको गिरवी रख दिए, मतलब उसने डोमिनेंस एक्सरसाइज करा उन गुड्स के ऊपर, तो हम ऐसा इंप्लाइडली मान लेंगे कि रेयांश का असेंट है और रेयांश को बायर को मालिक माना जाएगा। सो 4 पॉसिबल केसेस, हर एक को मैंने बता दिया। सर 3 दिन के अंदर हाँ बोल दिया तो बायर मालिक, 3 दिन में ना बोल दिया सेलर मालिक, क्योंकि वही मालिक था। सर 3 दिन खत्म हो गए, बायर ने कुछ बोला नहीं, बायर मालिक। लास्ट केस, बायर ने डोमिनेंस एक्सरसाइज करा गुड्स के ऊपर, बायर मालिक। बहुत इजी लगेगा सर, अगर आप मैं जैसे पढ़ाने की ट्राई करो वैसे पढ़ोगे तो। अब तक लाइक तो कर दिया होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं भाई। बहुत टाइम लगा है नोट्स बनाने में, टू बी ऑनेस्ट 5.5 घंटे लगे मुझे सब सिलेक्ट करके आपके लिए अलग से हैंड रिटन नोट्स बनाने के अंदर। एक्सपेक्टिंग यू टू एटलीस्ट लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, मेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में है क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। सिंपल भाषा में बोलूं, बीटी बीटी देगा, जीटी जीटी देगा। जीटी म्हणजे गुजरात टाइटल्स नहीं भाई, जीटी मतलब गुड टाइटल, मतलब आपके पास अगर बैड टाइटल है और आप उसको आगे पास करोगे, तो जिसको आपने पास करा उसके पास भी बैड टाइटल ही आएगा, वाइस वर्सा। आपके पास अगर गुड टाइटल है, आप किसी को बेचोगे, तो जिसको आपने बेचा उसके पास गुड टाइटल आएगा। एंड हेंस मैं बोलता हूं, बीटी बीटी देगा, जीटी जीटी देगा। नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, जो आपका है ही नहीं, आप उसको पास कैसे कर सकते हो? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। फिर सर आते हैं इसके एक्सेप्शंस, ये रहे सर उसके एक्सेप्शंस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एग्जाम के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की ट्राई करूँ तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा, और इससे आपका एक और टॉपिक कवर हो जाएगा, प्लेज बाय नॉन ओनर। इसी के आपको 4 5 पॉइंट्स वहां पे मिल जाएंगे, तो ये अच्छे से कर लो तो आपका प्लेज बाय नॉन ओनर बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट लिस्ट में है। फर्स्ट केस, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। सब प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि माल बेचने का है कम से कम 10 लाख में, एजेंट जाके बेच के आ जाता है थर्ड पार्टी को 7 लाख में। थर्ड पार्टी गुड फेथ में खरीदता है, मतलब थर्ड पार्टी को नहीं पता 10 लाख के बारे में, उसने 7 लाख बोला, 7 लाख में खरीद लिया। सर थर्ड पार्टी मालिक बन जाएगा। पूरे एग्जाम्पल के अंदर एजेंट वॉज नॉन ओनर, बट ही कुड स्टिल ट्रांसफर अ वैलिड टाइटल, तभी तो एक्सेप्शन में है कि सर नॉन ओनर भी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। फर्स्ट केस। सेकंड, सर एक कार के 2 जॉइंट ओनर्स हैं, एक जॉइंट ओनर की कंसेंट से, सहमति से, परमिशन से वो गुड्स दूसरे वाले को ओनर के पास है।
और वो दूसरा वाला को ओनर जिसके पास पोजीशन है उस गुड्स का, वो जाके उसको बेच के आ जाता है। जिसको उसने बेचा उसने उसको गुड फेथ में खरीदा, मतलब उसको नहीं पता कि दो ओनर्स हैं, उसको तो यही पता है कि मैंने जिसे खरीदा वही ओनर है। तो उस थर्ड पार्टी के पास ओनरशिप आ जाएगी। जो नॉन ओनर है उसके अंदर, ये जो बीच वाला भैया है वो पार्टली नॉन ओनर है, बिकॉज को ओनर्स है ना। पर अगेन इट विल बी कंसिडर्ड एज टाइटल का ट्रांसफर होना वैलिडली। थर्ड केस, बहुत प्यारा केस। सर आपकी दुकान के अंदर एक आदमी आया बंदूक लेकर, और आपकी ज्वेलरी की दुकान खुद के नाम पे कर ली, कोर्जन सेक्शन नंबर 15 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप दुकान खुद के नाम कर ली। 1 बजे की बात है। फिर उसने जाके उसको 2 बजे किसी और को बेच दिया उस दुकान को। जिसने उस दुकान को 2 बजे खरीदा, मिस्टर एक्स, उसने गुड फेथ में खरीदा, मतलब उसको नहीं पता कि बंदूक दिखाकर ये दुकान खरीदी गई थी। उसने गुड फेथ में खरीदा 2 बजे। आपको घंटी बजी और आप पुलिस स्टेशन गए 3 बजे। मतलब आप वॉइडेबल, क्वेश्चन में वॉइडेबल होता है ना, आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करो, उसके पहले उसे किसी को बेच दिया गया और सामने वाले ने गुड फेथ में खरीदा। ओनरशिप ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर। नेक्स्ट, दो एक जैसे एग्जांपल है। फोर्थ वाले पॉइंट के ऊपर आते हैं। आप डीकैथलॉन गए, आपने वहां से बाइसिकल खरीद ली, और डीकैथलॉन को बोला कि मैं 2 दिन बाद आके डिलीवरी लेकर जाऊंगा। तो ओनर कौन है? अपन। हमने साइकिल खरीद ली है, डीकैथलॉन ओनर नहीं है। आप जब अपने घर पे आ गए, मीनवाइल उन 2 दिन के अंदर डीकैथलॉन ने वो बाइसिकल किसी और को महंगे भाव में बेच दी। पूरे एग्जाम्पल के अंदर डीकैथलॉन नॉन ओनर है, क्योंकि ओनर तो हम थे ना, हमने बाइसिकल खरीद ली थी। बट जिसने वो बाइसिकल खरीदी सब्सिक्वेंटली, उसने अगर गुड फेथ में खरीदी है तो वो ओनर बन जाएगा। फिर अपन डीकैथलॉन को सू करेंगे, वो सब बात की बात है। नेक्स्ट, उसी का वाइस वर्सा एग्जांपल। आप डीकैथलॉन गए और आपने बाइसिकल का टेस्ट ड्राइव मांगा। मां कसम, टेस्ट ड्राइव लेते 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 आपने वो बाइसिकल किसी को बेच दी। कितना फनी एग्जांपल है। जिसको आपने बेची उसने गुड फेथ में खरीदी, मतलब उसको नहीं पता कि आप टेस्ट ड्राइव लेने निकले हो, उसने गुड फेथ में खरीदी, वो मालिक बन जाएगा। ओनर कौन था? डीकैथलॉन, क्योंकि बाइसिकल टेस्ट ड्राइव पे लेकर गए थे आप, आपने बाइसिकल खरीदी नहीं थी, पर आपने बेची और सामने ने गुड फेथ में खरीदी। तो आप यहां पे नॉन ओनर हुए, ऊपर डीकैथलॉन नॉन ओनर था, यहां पे आप नॉन ओनर हो। तो सिमिलर एग्जांपल्स। 6 एस्ट्रोफिल सबको आता है यार, कि सर कोई मालिक है, उस मालिक के सामने एक बंदा किसी दूसरे बंदे को बोल रहा है कि ये कार मेरी है, मुझे बेचनी है। आप ये सब सुन रहे हो, फिर भी आप चुप हो, और जो खरीदने वाला था उसने मान लिया कि बेचने वाली की ही कार है। मतलब अब वो खरीदने वाला, क्योंकि गुड फेथ में खरीद रहा है, वो ओनर बन जाएगा। ये आपकी गलती है कि आप झूठ सुनकर भी चुप बैठे रहे। वेरी सिमिलर टू सेक्शन नंबर 28 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नेक्स्ट, सबसे आसान पॉइंट, नोटिस करना एक चीज, पहले 6 पॉइंट्स के अंदर गुड फेथ है, फर्स्ट 6 पॉइंट्स हैव गुड फेथ इन ईच ऑफ देम। 7th और 8th पॉइंट के अंदर गुड फेथ नहीं आएगा। ये बहुत बारीकी बता रहा हूं मैं आपको, जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। 7 पॉइंट पाया सर में, आप अनपेड सेलर हो, बाय ने आपको पैसा दिया नहीं, वी ऑल नो कि एज अ अनपेड सेलर नाउ यू बेसिकली हैव राइट्स टू रीसेल इट। तो जिसको आप रीसेल करोगे, हैविंग द राइट, जिसको आपने सब्सिक्वेंटली बेचा, वो उसका मालिक बन जाएगा। तो सर ये पॉइंट यहां पे कैसे आ गया? क्योंकि भाई मालिक तो ओरिजिनल बायर है, आप तो अनपेड सेलर थे, तो आपके पास राइट आया कि आप उसको बेच सकते हो। आप हो तो नॉन ओनर ना, नॉन ओनर तो एक्चुअल बायर है, ओरिजिनल बायर। पर आपने इसको बेचा, उसके पास ओनरशिप आ जाएगी, बिकॉज एज पर राइट्स आपने बेचा। लास्ट मिसलेनियस 8 पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट्स हैं कि सर जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, और वो लिक्विडेटर कंपनी के एक एक करके सारे असेट बेचता है। अब लॉजिकली देखें तो सारी प्रॉपर्टी कंपनी की है, कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, पर बेचने वाला कौन है सर? लिक्विडेटर। नॉन ओनर है पर बेच सकता है, बिकॉज एज पर लॉ काम हो रहा है। 8 के अंदर ही सेकंड पॉइंट, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स। वो फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स कुछ केसेस के अंदर उन गुड्स को बेसिकली बेच सकता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अगेन उसके अंदर बेसिकली अपन बोलेंगे कि बीइंग अ नॉन ओनर आपने टाइटल ट्रांसफर कर दिया वैलिडली। एंड द लास्ट केस, सबसे आसान पॉइंट, आपने बैंक से लोन लिया, गोल्ड गिरवी रखा, आपने लोन रीपे नहीं करा, तो रिकवरी के लिए बैंक जो नॉन ओनर है आपका ज्वेलरी बेच के रिकवरी कर लेगा। जिसको बेचा उसके पास ओनरशिप आ जाएगी। ठीक है, अगेन पूरे कहीं पे भी जरूरत नहीं है गुड फेथ की। पॉइंट नंबर 7 8 के अंदर गुड फेथ की जरूरत नहीं है, पॉइंट नंबर 1 to 6 में गुड फेथ की जरूरत है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको पहली बार इतना अच्छे से डीप में समझ में आया होगा विद द हेल्प ऑफ माय पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, विच इज डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। मैंने सारे पॉसिबल केस बना दिए दुनिया में जो बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं एज अ थियरी क्वेश्चन, एज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। ए ने बी ने के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ
कि बी ए को सप्लाई करेगा 1000 केजीज ऑफ राइस, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इन रियलिटी बी ने सप्लाई क्या करा, फर्स्ट केस 800 केजी राइस, कॉन्ट्रैक्ट कितने का था 1000 केजी का, सप्लाई कितना किया 800 केजी का। तो अब ए के पास ऑप्शन है दो, या तो 800 हां या तो 800 ना। सेकंड केस पे आते हैं। सर 1000 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमको बी ने सप्लाई करा 1200 किलो राइस। आपके पास तीन ऑप्शन है, 1200 हां 1200 ना, या फिर 1000 हां 200 ना। अगर 1200 हां करे तो आपको पैसा ही 1200 का देना पड़ेगा, क्वांटम मेरिट, ठीक है। लास्ट केस, सर 1000 किलो राइस बोला था, वो मुझे देखा जाता है 900 किलो राइस और 100 किलो वीट, मतलब कुछ दूसरी कैटेगरी का गुड्स दे दिया। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पूरा ना, या फिर 900 किलो राइस वाला पार्ट हाँ, 100 किलो वीट वाला ना। ठीक, एक और केस भी बन सकता है पर आपकी मॉडल में है नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। आपको ये तीन केसेस याद रखना है, एक बार और रिवाइंड करके देख लेना, बहुत इजी लगेगा जो मैंने आपको समझाया। और इससे अच्छे से नहीं समझा सकते, इससे और इजी तरीके से नहीं समझा सकते, पक्की बात है। सेक्शन 37 सुपर इंपॉर्टेंट। नीचे आते हैं, टर्मिनेशन ऑफ लीन के ऊपर आते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट अगेन। चार केसेस दिख रहे हैं मुझे। पहला, सर अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन हो गया है, मतलब सामने वाले को आपने कंट्रोल दे दिया है गुड्स का, लीन एक्सेस नहीं कर सकते। सेकंड, सर ऑलरेडी गुड्स पहुंच गया है बायर के पास या बायर के एजेंट के पास, तो जब भाई गुड्स ही पहुंच गया सामने वाले के पास तो किस बात का लीन। लीन तो आप तब एक्सेस करते हो जब गुड्स आपके कंट्रोल में होता है। यहाँ पे तो गुड्स ऑलरेडी पहुंच चुका बायर या बायर के एजेंट के पास, तो आप लीन एक्सेस नहीं कर सकते, टर्मिनेशन होगा। थर्ड, रियल वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा रियल वर्ल्ड में होता है वो थर्ड पॉइंट होता है। सर रिलेशन मेंटेन करने के लिए जो अनपेड सेलर होता है वो कोई लीन एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब कर सकता है, करता नहीं है, क्यों, बिकॉज रिलेशन बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमने हमारा राइट लीन का वेव ऑफ कर दिया, ठीक है ना, पैसा बाद में लेट दे देगा, क्या हो गया, धंधा ही तो है। फोर्थ, एस्ट्रोफिल, वापस एस्ट्रोफिल आया सर। हम सेलर थे, हमने गुड्स बेचे, सामने हमको पैसा दिया नहीं, हम अनपेड सेलर हो गया। बट एज एन अनपेड सेलर, बायर ने जिसको फर्दर बेचा, मतलब सब्सिक्वेंट बायर, मैं एज अ सेलर उस सब्सिक्वेंट बायर को ऐसा बोलता हूं कि मैं लीन एक्सेस नहीं करने वाला, तो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज बाय माई कंडक्ट, बाय माई वर्ड्स, मैंने ऐसा एश्योर कर दिया कि मैं लीन एक्सेस नहीं करने वाला, तो मैं नहीं कर सकता। आई विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग माई प्रीवियस स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, लीन खत्म हो जाएगा। मतलब जो बायर था वो सब्सिक्वेंट बायर को गुड्स दे देगा, और आप एज अ सेलर, आई वुड रादर से अनपेड सेलर, लीन एक्सेस नहीं कर पाओगे। इजी एग्जांपल्स दिए मैंने। नेक्स्ट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेक्शन नंबर 50। अगर आपने मॉडल में पढ़ा हुआ है तो कुछ कंडीशंस दी हुई है कि सर कौन से केसेस में आप ये वाला राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला। तो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला, ऑब्वियसली सेलर अनपेड होना चाहिए, तभी तो आपको राइट मिलेगा। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट पढ़ रहा हूं पहले, बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए। तो सेलर का एक पॉइंट है, बायर का एक पॉइंट है, याद करना कितना आसान है, देख, सेलर अनपेड होना चाहिए और बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए। तीसरा, सर गुड्स मेरे पास से एज अ सेलर चले जाने चाहिए, बिकॉज अगर मेरे पास ही गुड्स हैं तो लीन हो जाएगा ना, तो गुड्स मेरे पास से निकल जाने चाहिए, आई शुड बी पार्टेड विद द गुड्स, मतलब रास्ते में होने चाहिए, वही मेरा अगला पॉइंट है, गुड्स आर इन ट्रांजिट। एंड लास्ट पॉइंट, जो भी दूसरे प्रोविजन है इस एक्ट के अंदर, मैंने उसको फॉलो करा होना चाहिए। तो अगर ये पांच चीजें सेटिस्फाई हो रही है, इन दैट केस आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हो। फटाक से रिकॉल करवा दूं, सेलर वाला पॉइंट, सेलर अनपेड होना चाहिए तो आपको राइट मिलेगा। बायर वाला पॉइंट, बायर इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, गुड्स आपके पास से चले जाने चाहिए और रस्ते में होने चाहिए, एंड अदर प्रोविजन जो भी एक्ट है आपके उसमें फॉलो करा होना चाहिए। सुपर इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए। आई होप मजा आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, बहुत जल्दी रिवीजन हो रहा होगा सारे के सारे टॉपिक्स का। ऑलमोस्ट 70-60% मैं कवर कर ही रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तो सारी कवर कर रहा हूँ। शुड बी हेल्पफुल, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। नेक्स्ट पे आते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके एग्जाम के लिए, विच इज बेसिकली लीन वर्सेस स्टॉपेज इन ट्रांजिट। कितने प्यारे प्यारे पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, देख कितने अच्छे से लिखे हैं। आपको एग्जाम में सेंटेंस बना के आने हैं, बहुत इजी लगेगा आपको। सर लीन बेसिकली बात करता है पोजीशन रिटेन करने की, मेरे पास गुड्स है मेरे पास ही रहेगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट बात करता है गुड्स रीगेन करने की, क्योंकि हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा, यू हैव पार्टेड विद द गुड्स एंड दे आर इन ट्रांजिट, तो उसको आप वापस मंगा रहे हो, दैट इज रीगेन पोजीशन, तो रिटेन रीगेन। सर लीन आप एक्सेस कर सकते हो इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट, मतलब अगर कैश सेल है उसने मुझे कैश नहीं दिया, क्रेडिट सेल है उसने मुझे क्रेडिट पीरियड खत्म होने का पैसा नहीं दिया, आप लीन एक्सेस कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि बायर इंसॉल्वेंट हो। पर सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट में हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा दैट बायर हैज टू बी इंसॉल्वेंट, तो ही आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो। थर्ड, सर लीन बेसिकली आप एक्सेस कर सकते हो जब आपके पास पोजीशन होता है। यहाँ पे बात करते हैं स्टॉपेज ट्रांसफर राइट बेसिकली तब शुरू होता है जब लीन खत्म होता है, बिकॉज जैसे ही गुड्स आपके पास से गए लीन का राइट खत्म हो गया।
पर स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू हो गया। उसके जैसा ही नेक्स्ट पॉइंट, सर लीन खत्म होता है जब गुड्स आपके पास से जाएं, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म होता है आपका राइट जब बेसिकली गुड्स बायर के पास पहुंच जाए। बिकॉज अगर गुड्स बायर के पास पहुंच गए तो सर घंटा स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कौन सा स्टॉपेज इन ट्रांजिट, गए गुड्स। लास्ट, लीन के लिए यू शुड बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स। स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए यू मस्ट हैव पार्टेड विद द गुड्स एंड दे शुड बी ऑब्वियसली विद द कैरियर इन ट्रांजिट, बायर को नहीं मिला होना चाहिए, तो आप ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इस तरह से सर बहुत इजी हो जाता है समझना और याद करना, और इसी को लिख के भी आ सकते हो आप उसको इजीली सेंटेंस के फॉर्म के अंदर। सो शुड बी वेरी हेल्पफुल। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो कमेंट के अंदर नोट्स लिख देना, मैं आपको पर्सनली एक लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव का, जहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अब बस आपको कमेंट करना पड़ेगा नोट्स, तो मैं आपको बेसिकली पर्सनल के अंदर, प्राइवेट के अंदर शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव का लिंक। ठीक है, डन। तो प्लीज कमेंट करिएगा नोट्स अगर आपको चाहिए तो। बहुत प्यारे नोट्स हैं, फुल सिलेबस इन लेस देन 40 पेजेस, टू बी एग्जैक्ट 36 पेजेस हैं सर। वैसे 38 है, पर फर्स्ट एंड लास्ट पेज में कुछ है नहीं, 36 पेज के अंदर सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं जो भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट दिए थे। सो यस, नोट्स विल बी वेरी हेल्पफुल, मांग लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट पे आते हैं, राइट्स ऑफ बायर। देख सारे तो सब पढ़ के जाते हैं, अगेंस्ट द गुड्स, ठीक है, अगेंस्ट द बायर, उल्टा पढ़ते हैं। राइट्स ऑफ बायर एग्जाम में हाई चांसेस। पहला पॉइंट देखा है मुझे, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। आप मुझे देने वाले थे, आपने मुझे क्यों नहीं दिया, मैं आपसे डैमेजेस लेगा, वही ऑर्डिनरी, स्पेशल, सेक्शन 73 में अपन जो पढ़ते हैं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सर अगर गुड्स कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के थे जो मुझे कहीं और से नहीं मिल सकते, तो मैं आपसे ही लूंगा, आपको मुझे देना ही पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला केस फाइल करना। नेक्स्ट 3 बहुत इजी है, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, डैमेजेस अगेन बेसिकली, सूट फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच, आपको अगर पहले से पता पड़ गया कि सामने वाला हगने वाला है, एंड लास्ट इंटरेस्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट। आपने कोई एडवांस अगर दे रखा होगा उसको, तो गुड्स तो उसने दिए नहीं, तो आप एडवांस भी ले लोगे, इंटरेस्ट के साथ वापस ले लोगे, ठीक है, दैट इज सूट फॉर इंटरेस्ट। बिना टाइम वेस्ट करे मैं आ गया सर ऑक्शन सेल के ऊपर, जहां पे अपना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट खत्म हो जाएगा। रिकॉर्डिंग को हुए हैं 46 मिनट्स एंड 55 सेकेंड्स, एंड वी आर डन विथ 2 बिग चैप्टर्स, 14 मार्क का नेगोशिएबल और 21 मार्क का सोगा। कॉन्फिडेंस आना चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। आई एम बीइंग वेरी इफेक्टिव एंड आई एम बीइंग वेरी एफिशिएंट एज वेल, ठीक है। ऑप्शन सेल के बाद है फटाक से, वेरी हॉट फेवरेट एग्जाम के लिए आपके, पहले भी बहुत बार आ चुका है, आगे भी बहुत बार आएगा। सेक्शन नंबर 64, जहां पे आपका चैप्टर खत्म होता है, यूनिट नंबर 4 खत्म होता है और चैप्टर भी खत्म होता है। नहीं, 64 के बाद 64 ए भी एक टॉपिक है, ठीक है, सेकंड लास्ट टॉपिक। पहला, सर अगर ऑप्शन सेल के अंदर गुड्स आर इन लॉट्स, तो हर लॉट एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब हर लॉट का सेपरेट ऑप्शन होगा। सेकंड, सर सेल कंप्लीट कब होगा, मैंने वहां पे एग्जाम के जानबूझ के 2 क्वेश्चन का समरी बना के लिखा हुआ है, इतने स्मार्टली नोट्स बनाए, तभी 4-5 घंटा लगा मुझे नोट्स बनाने के अंदर, कि सर सबको समझ आता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, फॉल ऑफ हैमर, पर जो फॉल ऑफ हैमर है ना, वो हैमर प्रॉपर्ली गिरना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सर हैमर गिराया, पर बेसिकली हैमर गिराते वक्त वो जो ऑक्शन जिस गुड्स का हो रहा था, वो गुड्स टूट गया, हैमर उस पे लगा और गुड्स टूट गया, नहीं चलेगा। हैमर गिराते गिराते हैमर टूट गया, नहीं चलेगा। प्रॉपरली हैमर फॉलो होना चाहिए, या कोई अदर कस्टमरी मैनर, जैसे एग्जाम का क्वेश्चन है कि सर ऑप्शन सेल तब खत्म होगा जब हैमर गिरेगा और ऑप्शनर बोलेगा दैट सेल इज कंप्लीट, तो अब जब बोलेगा सेल इज कंप्लीट तब ऑप्शन खत्म होगा, दैट इज अदर कस्टमरी मैनर। नेक्स्ट, राइट टू बिड इज रिजर्व्ड। देख कैसा होता है, आप पहले से डिसाइड कर सकते हो कि बिडिंग में कौन कौन आएगा। एग्जांपल लेते हैं ना, जब आईपीएल के अंदर बिडिंग होती है तो थोड़ी आप और मैं जा सकते हैं, क्या मैं भी बिड करेगा, एक प्लेयर की टीम बनाएगा, मुझे दे दे तू श्रेयस अय्यर, आप और मैं नहीं बिड कर सकते, द बिड इज रिजर्व्ड, राइट टू बिड इज रिजर्व्ड, जिनको बुलाया है वही बिड कर सकते हैं। हाँ, अगर राइट टू बिड रिजर्व नहीं है तो इट इज वॉक इन, कोई भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, राइट टू बिड ऑन सेलर्स बिहाफ इफ नॉट नोटिफाइड इट इज फ्रॉड, मतलब आपका एक आदमी जा रहा है और वो आदमी जाके बेसिकली भाव बढ़ा रहा है, जिस चीज का ऑप्शन है उसका, नहीं चलेगा। नोटिफाई कर रखा है तो अलग बात है, नोटिफाई नहीं कर रखा तो इसको फ्रॉड माना जाएगा, और वही पॉइंट नीचे है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा अगर आप प्रिटेंडेड बिडिंग कर रहे हो तो, सिमिलर पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली ये काम के 5 पॉइंट्स, एक पॉइंट और भी है रिजर्व प्राइस वाला, बट वो तो इजी है ना यार, मेन बेसिकली ये 5 पॉइंट्स जो आपको आने चाहिए, ठीक है। खत्म होगा एग्जैक्ट 49 मिनट्स, जिसमें आपको मैंने एक टिप्स भी दी, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी हुआ और जिसमें आपका सोगा भी हो गया। वेरी इफेक्टिव, वेरी एफिशिएंट। प्लीज लाइक कर देना वीडियो, शेयर कर देना विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपन को इंटर में भी मिलना है, मैं आपको इंटर के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा 50 मार्क का, और लॉ पढ़ाऊंगा 100 मार्क का, 150 मार्क ग्रुप 1 ग्रुप 2 का मिला के पढ़ाऊंगा। तो सब्सक्राइब द चैनल, आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे।
मैं बढ़ता हूं फटाक से आगे टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द ह्यूमंगस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट वेरी इजी फॉर अस। स्टार्टिंग द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज जनरल ऑफर। केस लॉ लिख कर आने एग्जाम के अंदर, स्पेलिंग देख लेना प्लीज, गलती नहीं मत करिएगा। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी। सर एग्जाम में हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जनरल ऑफर का क्वेश्चन है? लुक फॉर द वर्ड न्यूज़पेपर या पैम्फलेट, ऐसा कुछ जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, इट इज फॉर द जनरल पब्लिक। बस आपको टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी होती है। एक्सेप्टेंस टैसिट होता है, टैसिट साइलेंटली होता है, बस आपको टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी होती है। नेक्स्ट दिख रहा है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, सारे इजी हैं। बाय नोटिस, सामने वाला एक्सेप्ट करे उसके पहले आपने उसको नोटिस दे दिया कि मैं अपना ऑफर वापस खींच रहा हूं, खींच सकते हो। एक्सेप्टेंस के बाद नहीं कर सकते, वो है ना सर विलियम एंसन, ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड फायर, जब तक मिला नहीं तब तक अलग रखने का, पर अगर एक बार मिल गया फिर ब्लास्ट हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे ही यहाँ पे पॉइंट है कि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, आप सामने वाले को नोटिस देकर अपना ऑफर रिवोक कर सकते बाय नोटिस। सेकंड, लैप्स ऑफ टाइम। सर ऑफर की वैलिडिटी थी 25, 26, 27 जनवरी, आप जाते हो 28 जनवरी को, आपको ऑफर का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, सर प्रपोजर का डेथ हो गया, पागल हो गया। नेक्स्ट, काउंटर ऑफर। सर टाइप्स ऑफ ऑफर में आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट है शायद काउंटर ऑफर, जहां पे आप बार्गेन करते हो। जैसे आप बार्गेन करते हो, काउंटर ऑफर हो जाता है, जिसकी वजह से ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। नेक्स्ट, बहुत इजी, सबसे में इलीगैलिटी सेक्शन नंबर 56, ऑफर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, बिकॉज वो इलीगल हो चुका है। नेक्स्ट, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस प्रेसिडेंट। एग्जाम में बहुत एग्जांपल बहुत अच्छा दिया मॉडल के अंदर कि सर एग्जांपल लेते हैं, हमने आपको बोला था कि मैं आपको अपनी कार बेचूंगा अगर आप मुझे अपनी बाइक बेचोगे, तो ये कंडीशन थी प्रेसिडेंट, मतलब पहले। आपने बोला कि नहीं मैं बाइक नहीं बेचूंगा, तो मैं कार नहीं बेचूंगा, कितना सिंपल हो गया। तो जो कंडीशन प्रेसिडेंट थी, आपने उसको फुलफिल नहीं करा, तो ऑफर ऑटोमेटिक रिवोक हो गया। लास्ट, हमने आपको कहा था कार बेचेंगे अगर आप मुझे कैश दोगे, तो आपने मुझे चेक दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए मुझे, मतलब नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड, अगेन ऑफर रिवोक हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इग्नोर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा हिडन क्वेश्चन है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है, आपको पढ़ के जाना है सर। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 आ गया सर, कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। देख, हमने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था, रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया था, भाग मिल्खा भाग मूवी का, जिसके अंदर सोनम कपूर ने 11 रुपए चार्ज करे थे फ्रॉम ओम प्रकाश मेहरा। अब गूगल कर लो, मिल जाएगा आपको। अब 11 रुपए देके अपन को क्या लगता है कि भाई इतना भी क्यों लिया, एहसान क्यों किया? क्योंकि सर अगर 11 रुपए नहीं लेते, मतलब अगर कंसिडरेशन नहीं होता, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्दो वी हैव एक्सेप्शन सेक्शन 25। तो अगर 11 रुपए ले लिया, मतलब कंसिडरेशन है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इसलिए टोकन मनी होता है 11 रुपए का। तो लॉ मेकर ये नहीं बोलता कंसिडरेशन कितना होना चाहिए, लॉ मेकर बोलता है कंसिडरेशन होना चाहिए। कम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉइड है, अज्यूमिंग कि उसके अंदर कोर्जन वो सब नहीं होगा, इट इज कंसिडर्ड एज वैलिड। लिखा है मैंने वहां पे, कैन बी कंसिडर्ड एज अ बैड बार्गेन, अनलेस फ्री कंसेंट नहीं है तो अलग बात है, बाकी चलता है। नेक्स्ट, न्यूमोनिक दिया आपको मैंने क्लास के अंदर, जो मुझसे नहीं पढ़ा हुआ मैं आपको एक न्यूमोनिक देता हूं, आपको एक बार में याद हो जाएगा, ऑल्दो मैंने डायग्राम से बहुत इजी कर दिया उसको। फास्ट एस, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, 7 मार्क का, वापस आ सकता है आपकी एग्जाम के अंदर, बहुत टाइम से नहीं आया, सुपर इंपॉर्टेंट। सर बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। हम वो नहीं पढ़ रहे, हम उसका एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं कि सर इवन इफ यू आर नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट यू कैन सू, हम वो पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस। फास्ट एज के अंदर मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, फैमिली सेटलमेंट, असाइनमेंट, शादी वाला, मैरिज, टी ट्रस्ट। फिर दूसरा ए आ गया एजेंसी, सी कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, और लास्ट में ई एस्टोफिल स्लैश एक्नॉलेजमेंट। फास्ट एस रिपीट करूं एक बार, फैमिली सेटलमेंट, असाइनमेंट, शादी, ट्रस्ट, ए से एजेंट, सी से कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, और ई से एस्टोफिल स्लैश एक्नॉलेजमेंट। मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाने की ट्राई करी है कि सर क्या हो रहा है पॉइंट के अंदर, बिकॉज मॉड्यूल में सिर्फ 2-2 लाइन लिखी हुई है और एग्जाम्पल भी नहीं है हर जगह। मेरे डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, पक्की बात, पिंक की प्रॉमिस। देखिए एक बात, सर एक सेटलर है, एग्जाम्पल लेते हैं रतन टाटा, रतन टाटा जी मुझे बोलना चाहिए रादर, हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन, ठीक है, रेस्ट इन पीस ऑब्वियसली। लेट्स से ही इज अलाइव, और उन्होंने अपॉइंट करा एक ट्रस्टी को, लेट्स से मुझे, और मुझे बोला कि आपको खर्चा करना है ऑर्फन्स इन इंडिया के ऊपर और विडोज इन इंडिया के ऊपर, मुझे उनको फाइनेंशियली हेल्प करना है।
पर मेरे पास ना वक्त है ना मेरे पास हेल्थ अलाउ कर रहा है, तो आप खर्चा करना, ऐसा रतन टाटा ने, सेटलर ने मुझे बोला एज अ ट्रस्टी। मैंने खर्चा करना स्टार्ट किया। रतन टाटा जी की डेथ हो गई और मैंने अपनी औकात दिखा दी, मैंने खर्चा करना बंद कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरे और रतन टाटा जी के बीच में, दैट इज सेटलर और ट्रस्टी के बीच में। पर जो सू कर सकते हैं दोज आर बेनिफिशियरीज, जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं थे, दे कैन सू। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया आपका ट्रस्ट वाला। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, प्रिंसिपल एजेंट थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल ने बेसिकली गुड्स दिए एजेंट को बेचने के लिए, एजेंट ने बेचे थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी तो एजेंट को जानता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ एजेंट थर्ड पार्टी के बीच में। अब अगर थर्ड पार्टी पैसा नहीं देता तो प्रिंसिपल जो ओनर है वो सू करेगा थर्ड पार्टी को। तो बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट एंड थर्ड पार्टी, प्रिंसिपल कैन सू द थर्ड पार्टी जो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, इन केस थर्ड पार्टी पैसा नहीं दे रहा तो मैंने पर लिखा हुआ है टीपी थर्ड पार्टी, आपको बताने के लिए पूरे टॉपिक के अंदर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इज वो मैंने लिखा है वहां पे। थर्ड केस वाइफ हस्बैंड वाइफ फादर वाला। बुक का एग्जांपल देता हूं, घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, पत्नी दुखी है पति से, तो पति और पत्नी के पापा दोनों मिलते हैं और पति बोलता है पत्नी के पापा को कि मैं अब मेरी पत्नी को नहीं मारूंगा, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करूंगा, और अगर मैंने करा तो मैं आपको कंपनसेशन पे करूंगा। ठीक है, सिंपल। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ पति और पत्नी के पापा के बीच में। बाद में जाके पति वापस से डोमेस्टिक वायलेंस करता है पत्नी के साथ, पत्नी घर पे आ जाती है अपने पापा के, पापा बोलते हैं अपनी बेटी को, मतलब पत्नी को, पति के, कि कैसा आदमी था यार, मुझसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करूंगा, कंपनसेशन दूंगा, ये दूंगा, मेंटेनेंस दूंगा, वो दूंगा। पत्नी बोलती क्या 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 क्या, ऐसा कब हुआ? तो पिताजी सब बताते हैं कि तेरी एब्सेंस में मैंने और तेरे पति ने बात करी थी कि अब वो ऐसा नहीं करेगा डोमेस्टिक वायलेंस, अगर डोमेस्टिक वायलेंस करेगा तो ही विल पे मी कंपनसेशन। वाइफ बोलती है अपने पापा को कि जाके मांगो ना फिर। पापा बोलते नहीं यार, तू मेरे पास आ गई बस, मैं उसमें ही खुश हूं। वाइफ बोलती नहीं, मैं खुश नहीं हूं, मुझे चाहिए वो पैसा। एंड हेंस वाइफ जो थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है सू कर सकती है। इजी। नेक्स्ट बात है, ये अपना वो शादी वाला केस था। तो पहला वाला केस था ट्रस्ट वाला, सेकंड वाला केस था ए एजेंसी वाला, नेक्स्ट वाला केस था शादी वाला एस। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज असाइनमेंट वाला केस। फादर ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कंपनी को बोल रखा है कि मेरे इन्वेस्टमेंट का जो डिविडेंड है वो मेरे बच्चे को देना। मतलब फादर ने अपना अधिकार अपने बेटे को दे दिया, उसको बोलते हैं असाइनमेंट। अब नाउ अगर कंपनी बेटे को डिविडेंड पे नहीं करती है, अज्यूमिंग बेटा मेजर है, अगर डिविडेंड पे नहीं करती है तो बेटा जो थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन बाप एंड द कंपनी, बेटा सू कर सकता है कंपनी को। इजी। नेक्स्ट। बाहर बहुत खतरनाक तूफान उफान चल रहा है, बट आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग लाइट ना जाए और रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हो जाए। ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड। राधे राधे। नीचे आते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, विच बेसिकली इज द केस ऑफ, आई गेस एस्टोफिल वाला केस है। मैं बताता हूँ एस्टोफिल वाले केस में क्या है, असाइनमेंट के केस के अंदर क्या है। सर एक्स को वाई से पैसा लेना है और एक्स को जेड को पैसा देना है। आई रिपीट, एक्स को वाई से पैसा लेना है एंड एक्स को जेड को पैसा देना है। तो लॉजिकली एक्स ने वाई को बोला कि जाके जेड को पैसा दे दे, वाई ने जेड को बोला कि मैं तुझे पैसा दे दूंगा, ऐसा बोला। अब अगर वाई पैसा नहीं देता तो जेड सू कर सकता है वाई को। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, एक्स एंड वाई के बीच में। एक्स ने वाई को बोला, वाई ने बोला ओके, और वाई ने सिर्फ जेड को इंटीमेट करा। अब जो आपने इंटीमेट करा, आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते, यू विल बी स्टॉप्ड, एंड हेंस जेड जो थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वाई को सू करेगा फॉर द रिकवरी। देख, बताया नहीं होता तो टॉपिक नहीं होता, पर क्योंकि आपने बता दिया अब आपको पैसा देना पड़ेगा, जेड आपको सू करेगा। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट इज कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। मॉडल का एग्जांपल लूंगा सर। बेसिकली ए ने जमीन बेची बी को विद अ कोवेनेंट, कोवेनेंट का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, विद अ कोवेनेंट के आप इस जमीन के ऊपर कभी भी फैक्ट्री ओपन नहीं करोगे। ये कोवेनेंट है, फैक्ट्री ओपन नहीं करोगे, कोवेनेंट है जो जमीन के साथ चल रहा है। से क्यों चल रहा है, बिकॉज़ हमने बोला कभी नहीं खोलोगे, एंड हेंस द नेम कोवेनेंट, टर्म्स एंड कंडीशन रनिंग विद द लैंड। जब तक जमीन है तब तक वो टर्म्स एंड कंडीशन है। नाउ हमने बी को बेचा, बी ने वो जमीन सी को बेचा। अब सी वहां पे ओपन करता है इंडस्ट्रियल काम, बेसिकली विच इज फैक्ट्री वैक्ट्री ओपन करता है। तो बेचने खरीदने का काम हुआ एक तो ए और बी के बीच में और एक बी और सी के बीच में। तो इस बी और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है परचेज सेल का, उसमें अगर सी वहां पे फैक्ट्री ओपन करता है तो ए जो थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन बी एंड सी, सू करेगा सी को, बिकॉज लिखा था कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड के अंदर कि कभी भी फैक्ट्री नहीं खुलेगी यहाँ पे। अब बी ने सी को बताया कि नहीं बताया कोई फर्क नहीं पड़ता, ए सी को सू कर सकता है। ठीक है, एंड हेंस कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड।
लास्ट पॉइंट बहुत इजी है, फैमिली सेटलमेंट। बेसिकली एक मदर है, उन्होंने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करा अपने दोनों बच्चों के बीच में, और बच्चों से बोला कि आप बस मुझे मेंटेनेंस पे करना मेरे खर्चे के लिए। दोनों बच्चे अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेट्स से एग्जांपल, सन 1 बोलता है कि मैं ऑड मंथ्स में मम्मी पे खर्चा करूंगा, तो इवन मंथ्स में मम्मी पे खर्चा करना। ऐसा दोनों सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब अगर वो खर्चा करना बंद कर देते हैं, तो जो मदर है वो इज थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सन्स, वो सू कर सकती है फॉर दी खर्चा। वेरी सिंपल। फटाक से मैं नीचे आ गया, यूनिट नंबर 2 खत्म हो गया आपका। मैं आगे फटाक से यूनिट नंबर 3 के ऊपर जो बात करें माइनर की। जैसे आपको माइनर का टॉपिक दिखे, आप फटाक से लिख के आ जाएगा केस लॉ मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। और हर वो पॉइंट जहां से एग्जाम में पास में क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। पहला, सर कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एनफोर्सेबल नहीं होता फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। नेक्स्ट, सर माइनर जब मेजर बनेगा तो एक्ट रेटिफाई नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं हो सकता। जो वॉइड है वो वॉइड ही रहेगा। थर्ड, सर माइनर कैन ऑलवेज बी बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हमने पार्टनरशिप में पढ़ा हुआ है कि सर वैसे तो पार्टनर नहीं बन सकता माइनर, बट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप माइनर पार्टनर बन सकता है। तो माइनर कैन ऑलवेज बी बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यूनिट नंबर 6 में भी आता है, सेक्शन नंबर 68, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। अगर सपोज एक बच्चा है 15 साल का, उसके माँ बाप मर गए, उसका चाचा जो है वो बेसिकली उस बच्चे को संभाल रहा है, और उसने बेसिकली उस बच्चे पे खर्चा करा। सिर्फ उस बच्चे पे ही नहीं, उस बच्चे पे जो डिपेंडेंट है, जैसे उसकी दादी, उस पे भी चाचा ने खर्चा करा। जब वो बच्चा मेजर बनेगा, तो बच्चे की जो भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसमें से आपको सारा पैसा रिकवर कर सकते हो एज अ चाचा। उतना ही रिकवर कर सकते हो जितना प्रॉपर्टी है, उससे ज्यादा रिकवर नहीं कर सकते। बस रिकवर क्या कर सकते हैं? सिर्फ नेसेसिटीज, लग्जरी रिकवर नहीं कर सकते। मोर ओवर वो नेसेसिटी ऑलरेडी माइनर के पास या अनसाउंड माइंड के पास एक्सेस कैपेसिटी में नहीं होनी चाहिए, एक्सेस क्वांटिटी में नहीं होनी चाहिए, तो ही इट इज रिकवरेबल बाय द चच्चा। सेक्शन नंबर 68 यूनिट नंबर 6 में भी आता है, पेज नंबर 3.144 मॉड्यूल के अंदर, एज पर माई मेमोरी। नीचे आते हैं, सब माइनर एजेंट बन सकता है, यूनिट नंबर 9 में भी आएगा। यूनिट नंबर 9 के अंदर मॉड्यूल खत्म होती है, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स के अंदर पहला क्वेश्चन वॉच वाला 700 350 ऐसा मेरी मेमोरी में स्टोर्ड है। सब माइनर एजेंट बन सकता है, बट वो ऐसा एजेंट नहीं बन सकता वो इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। मतलब अगर माइनर एजेंट कुछ गलत कर आ गया, तो प्रिंसिपल उसको लायबल होल्ड नहीं कर सकता। तो माइनर एजेंट तो बन सकता है, बट वो रिस्पॉन्सिबल वाला एजेंट नहीं बन सकता। लास्ट, सब माइनर बाइंड नहीं कर सकता अपने पेरेंट और गार्डियन को, अनलेस पेरेंट और गार्डियन ने ऑथराइज करा है तो। मतलब छोटा बच्चा के दुकान पे जाके बोल के आ जाए कि मुझे टिंडर जॉय, किंडर जॉय होता है शायद, मुझे वो किंडर जॉय, क्या बोल रहा हूँ मैं, टिंडर, किंडर जॉय दो, एंड मेरे पापा से पैसा ले लेना। लॉ में क्या बोलता है? नहीं चलेगा। अगर पापा ने दुकान वाले को बोल रखा है कि मेरे बच्चे को चॉकलेट दे देना किंडर जॉय, टिंडर नहीं, टिंडर नहीं, फोकस करो, फोकस, मैं भी फोकस करता हूँ, कि मेरे बेटे को किंडर जॉय दे देना, तो बाप को पैसा देना पड़ेगा। बट अगर बाप ने ऑथोराइज नहीं करा, तो दुकान वाला बाप से पैसा नहीं मांग सकता। ठीक है, नो टिंडर, ओनली किंडर। आगे बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना अगर फोकस्ड हो तो, नो टिंडर, ओनली किंडर। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन फोकस, सेक्शन नंबर समूह माया है। सेक्शन नंबर 16, अंडू इन्फ्लुएंस। चार बातें आपको आनी चाहिए, तीन मैंने लिखी हुई है कि सर दोनों पार्टी के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन इस प्रकार का होना चाहिए कि एक पार्टी दूसरी पार्टी का विल डोमिनेट करे, इच्छा, और डोमिनेट इस तरह से करे कि वो खुद का फायदा उठा रहे हैं। हमने एग्जांपल दे देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल, आसाराम बापू एंड उसके भक्त। रिलेशन है डिसाइपल एंड गुरु का, फर्स्ट पॉइंट, जिसमें जो गुरु है आसाराम बापू, वो विल डोमिनेट कर सकता है अपने शिष्य की, और विल डोमिनेट करके आसाराम बापू उसका शोषण कर रहा है, दैट इज अनड्यू एडवांटेज उठा रहा है, उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने आश्रम के नाम कर रहा है। दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। फोर्थ पॉइंट क्या था सर? आपने लिखा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। सबको आते हैं, मैंने लिखा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, सेक्शन 19 लगेगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे आते हैं। सर एग्जाम में टेस्ट ही नहीं हुआ, मैं क्या बताऊं आपको, मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, मई 2018 से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज तक एग्जाम में नहीं आया। आरटीपी एमटीपी में आता है, मेंटेनेंस चंपाटी। मेंटेनेंस की बात करते हैं, हमने एक क्लास में एग्जांपल लिया था सूट्स का, आई गेस सीजन 1 का एपिसोड 4 का, आई थिंक हमने एग्जांपल लिया था कुछ। बेसिकली आप किसी के ऊपर केस कर रहे हो जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ सामने वाले को हैरान परेशान करना है, आपको मजा आएगा उससे। ठीक है, मेंटेनेंस चैम्पार्टी क्या होता है सर? बेसिकली आप किसी को किसी केस के अंदर, कोर्ट केस के अंदर हेल्प कर रहे हो एज अ लॉयर लेट्स से, और उसको बोल रहे हो कि तू अगर केस जीत गया मेरी वजह से, तो मैं जो केस का अमाउंट है या कोई जमीन है, वो आधा मेरा।
चैम्पर्टी गलत है सर। गलत कब माना जाएगा? नीचे लिखा है मैंने, इफ इट इज अनरीजनेबल एंड इफ इट इज विद मैलिशियस मोटिव, मतलब बैड इंटेंशन, तो ही मेंटेनेंस और चैम्पर्टी बोला जाएगा। मतलब ऐसा लॉयर, अगर मेरी फीस ही इतनी ज्यादा है कि जो केस का आधा पैसा है उतना मेरा फीस होगा, तो वो चैम्पर्टी नहीं है। चैम्पर्टी कब होगा? जब अनरीजनेबल है, आप फायदा उठाए सामने वाले का, एंड आपका इंटेंशन खराब है, तो ही मेंटेनेंस और चैम्पर्टी बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। सेक्शन 27 हैज ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली नॉर्मल केस के अंदर वॉइड अग्रीमेंट, आप रियल वर्ल्ड के अंदर आपको एक्सपीरियंस होगा सर, आप किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करोगे, आपसे एक बॉन्ड साइन करवाएंगे कि आप हमारी कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते 3 साल तक। अगर आप 3 साल के अंदर छोड़ के गए तो हम आपके ऊपर 20 लाख का पेनल्टी लगाएंगे। घंटा, इट इज अनइन्फोर्सेबल। वो सिर्फ डराने के लिए होता है, आपको कोई भी कहीं भी नौकरी करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा, रियल वर्ल्ड में आपके साथ ऐसा होगा। हमको तो फिर भी समझ में आता है, जो साइंस बैकग्राउंड उनको तो भी समझ में आता है, तो उनको डराते हैं, ठीक है, कंपनी वाले। इट इज नॉट एनफोर्सेबल, तो इट इज अवॉइड अग्रीमेंट। फिर उसमें एक स्पेशल केस आता है कि सर अगर मैं अपना गुडविल किसी को बेच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल माई कंपनी इज बर्गर किंग, मैं एज अ बर्गर किंग अपनी गुडविल, मतलब बर्गर किंग नाम के साथ मैं अगर सेल करूँ मेरा धंधा, तो मेरे और बायर के बीच में एक अग्रीमेंट हो सकता है। अग्रीमेंट क्या होगा? बायर मुझे बोलेगा कि भाई आप वापस कोई बर्गर की दुकान नहीं खोल सकते, एंड दैट इज वैलिड। वैलिड कब होगा? अगर वो रोक टोक रीजनेबल होगा तो। रीजनेबल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? लोकल लिमिट्स, एरिया एंड टाइम। जैसे अगर बर्गर किंग को आप ऐसा बोलते हो कि आप अगले 10 साल तक पूरे दुनिया में बर्गर नहीं बेच सकते, इट इज अनरीजनेबल। पर उसको अगर आप ऐसा बोलते हो कि आप 1 साल तक बर्गर नहीं बेच सकते, इट इज वैलिड। क्यों? क्योंकि इट इज रीजनेबल। तो गुडविल के केस के अंदर रोक टोक अलाउड है, बट इट हैज टू बी रीजनेबल। रीजनेबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द एरिया। ये वेरी सिंपल। नीचे आ गए, इंश्योरेंस वर्सेस वेजरिंग। बहुत मस्त टॉपिक आने वाला है सर, फटाक से पहले ये कर लेते हैं, इंश्योरेंस वर्सेस वेजरिंग। इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है? इंडेमनिफाई द लॉस, लॉस का भुगतान करना। यहाँ पे क्या होता है? सट्टा। यहाँ पे म्यूचुअल कंसेशन होती है कि मैं आपको प्रीमियम पे करूंगा, आप मुझे कवर दोगे। यहाँ पे कोई कंसेशन नहीं होता, सिर्फ सट्टा होता है। थर्ड, सर इंश्योरेंस करवाते वक्त उस प्रॉपर्टी के अंदर मेरा इंटरेस्ट होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मैं चाहता हूं कि उसको कुछ ना हो। सट्टे के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हमने समझा लगाते हैं कि बारिश होगी, बारिश नहीं होगी। अब हमारा इंटरेस्ट बारिश में है ही नहीं, हमारा इंटरेस्ट पैसे में है, तो नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट, ऑब्वियसली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, एनफोर्सेबल होते हैं। वेजरिंग ऑब्वियसली वॉइड एग्रीमेंट एंड अनएनफोर्सेबल। सेक्शन नंबर 30 इंशाल्लाह आपने कभी पढ़ा होगा। नेक्स्ट बात है सर, इंश्योरेंस के अंदर जो प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है वो एक्चुअल साइंस से होता है, एक लॉजिकल कैलकुलेशन होता है रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए। सट्टे में तो औकात के ऊपर है सर, मेरी औकात लाख की, आपकी औकात लाख की, चल लाख का सट्टा लगाते हैं, कोई कैलकुलेशन ऐसा लॉजिकल नहीं होता। लास्ट, सर इंश्योरेंस इज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर मेरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, फैक्ट्री खत्म हो गई, तो मैं तो रातों रात जमीन पे आ जाऊंगा ना यार। तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कंपनसेट करती है, इंडेमनिफाई करती है लॉस को। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी कि रातों रात ऐसा कोई सड़क पे नहीं आ जाएगा। ऑन द कॉन्ट्री सट्टा तो यार अगेंस्ट पब्लिक वेलफेयर है ना। जैसे लास वेगस के लिए बोलते हैं, एवरी टैक्सी ड्राइवर वाज वंस अ मिलियनेयर एंड एवरी मिलियनेयर वाज वंस अ टैक्सी ड्राइवर। मां कसम कितना वॉलेटिलिटी है। कल तक मैं टैक्सी चला रहा है और आज मैं अरबपति। कल तक मैं अरबपति, परसों मैं कार चला रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, डिफिकल्ट टॉपिक, बहुत टाइम से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, सुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। प्लीज ध्यान से फोकस करना। मैं यूनिट नंबर 4 पे पहुंच चुका हूँ, स्टार्टिंग ऑफ यूनिट नंबर 4। बस आधा घंटा और मैक्स, 1 घंटा 10 मिनट हुआ, आई थिंक 1.5 घंटे में मैं खत्म कर दूंगा। एकदम एफिशिएंट, एकदम इफेक्टिव। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। द ओनली मोटिवेशन फॉर मी, जॉइन प्रोमिसर्स। एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। सर मिस्टर पी ने लोन दिया ए बी सी डी को मिलकर 12 लाख का। अब उसके बाद हुआ क्या सर? फर्स्ट केस, मिस्टर ए मर गया, तो सर ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस बी प्लस सी प्लस डी बेसिकली पे करेंगे 3 लाख ईच। सेकंड पे आते हैं, मां कसम चारों साथ में चारों मर गए, कोई बात नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए बी सी डी पे करेंगे 3 लाख ईच। सी, सर मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया, कोई बात नहीं, बी सी डी पे करेंगे 4 लाख ईच। नेक्स्ट, सर ये एग्जाम आ चुका है। डी, सर मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया और मिस्टर बी से सिर्फ 1 लाख ही रिकवरेबल है, कोई बात नहीं, बी देगा 1 लाख एंड सी एंड डी देंगे 5.5 लाख ईच। नेक्स्ट, ये भी एग्जाम में आ चुका है। मिस्टर पी बोलता है मिस्टर बी को कि मैं सारा पैसा तुझसे लेगा, देना पड़ेगा, जॉइंट प्रॉमिस से पढ़ रहे हो आप। बी विल बेसिकली पे, अयो, बी विल बेसिकली पे पूरा 12 लाख। मां कसम नोट्स कहां गए?
बी विल बेसिकली पे, कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में है, बी विल बेसिकली पे पूरा का पूरा 12 लाख, ठीक है। जस्ट सेकंड में पॉज कर रहा हूँ, निकाल लेता हूँ, कहाँ गया अभी, अयो, जस्ट गिव मी सेकंड, आप तक तो पानी वानी पी लो, ठीक है, इट्स ओके, हो गया, अपन हो गया, नाइस नाइस नाइस। पोस्ट ब्रेक हो गया, 30 सेकंड का, 30 सेकंड वेस्ट हो गए लाइफ के, कोई बात नहीं, रिकवर कर लूंगा मैं। यहाँ पे ए विमल का एग्जाम्पल आने वाला है, बोलो जुबा केसरी आने वाला है, पहले यहाँ पे, ठीक है। हुआ क्या था पता नहीं, हाँ, मिस्टर पी बोलता है बी को कि भाई मैं पूरा पैसा तुझसे लूंगा, बी को देना पड़ेगा, बी का जॉइंट प्रोमिसर, कितना, पूरा 12 लाख, बी 12 लाख देगा और फिर रिकवर करेगा ए सी डी से 3 लाख ईच, इजी। एफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एफ ही है वो, नहीं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एफ तो इजी है। सर बी मर गया और पी बोलता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी को कि तू मुझे पूरा 12 लाख दे, घंटा। सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी आपको देगा सिर्फ और सिर्फ 3 लाख, बाकी आपको रिकवर करना है बेसिकली ए सी और डी से 3 लाख ईच। जी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट, मैं बहुत स्लो हो जाऊंगा अब, बहुत धीरे बोलूंगा, आपको ऐसा लगेगा 0.5x पे हो गया, बट यहां पे जरूरी है, आई काम डाउन, आई स्लो डाउन, ध्यान से सुनना, डिस्ट्रैक्शन आसपास कुछ नहीं होना चाहिए आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 2-3 बार आ चुका है। मिस्टर पी जो पैसा देने वाला है वो बोलता है मिस्टर सी को कि मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, कॉन्सिक्वेंस क्या, मिस्टर पी के मिस्टर सी को रिलीज करने से ए बी डी रिलीज नहीं होंगे टुवर्ड्स पी और सी रिलीज नहीं होगा टुवर्ड्स ए बी डी। वापस भौंकू, सुनना, मिस्टर पी बोलता है मिस्टर सी को कि ब्रो मैं तुझसे पैसा नहीं लूंगा, तू फ्री, जस्ट बिकॉज पी ने सी को फ्री कर दिया, ए बी डी वो फ्री नहीं होंगे, उनको अभी भी पैसा देना पड़ेगा पी को, सर कितना, 4 लाख ईच। फिर नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बोला मैंने, एंड सी फ्री नहीं होगा टुवर्ड्स ए बी डी, टुवर्ड्स पी तो फ्री हो गया पर टुवर्ड्स ए बी डी फ्री नहीं होगा, मतलब मुझे ए बी डी को देना पड़ेगा 1 लाख ईच, मतलब अल्टीमेटली तो सबने 3-3 लाख ही दिया ना, थर्ड टाइम बोल रहा हूं, पहली बार किसी टॉपिक में थर्ड टाइम बोल रहा हूं बिकॉज यहां पे जरूरत है। पी ने सी को रिलीज करा, पी के सी को रिलीज करने से ए बी डी रिलीज नहीं होंगे टुवर्ड्स पी, ए बी डी को तो पैसा देना पड़ेगा पी को, एंड सी रिलीज नहीं होगा टुवर्ड्स एबीडी, मतलब सी पैसा देगा 1 लाख 1 लाख 1 लाख टू एबीडी, अल्टीमेटली 3 लाख 3 लाख 3 लाख ही हुआ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट, सर एबीसी इंस्टॉलमेंट हो गए, डी पे करेगा पूरा 12 लाख। तो जितने केसेस बन सकते थे मैंने आपको सारे केस एग्जाम में, क्लास के अंदर हमने एक और केस भी करा हुआ है बट मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट है, एग्जाम में आए नहीं आज तक, बट ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं, सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आते हैं 55 में इंपॉर्टेंट लिस्ट के अंदर, टाइम, दो केस बन सकते हैं, टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर अगर टाइम एसेंस है, एग्जांपल लेते हैं, मैंने ओला कैब बुक करी एयरपोर्ट जाने के लिए और उसमें दिख रहा है एयरपोर्ट जाना है मुझे, ऑब्वियसली टाइम इज द एसेंस। अगर कैब ड्राइवर थोड़ा सा भी लेट आता है 5 मिनट 10 मिनट, मैं बोलेगा कि भाई मुझे तेरी कैब में नहीं बैठना, मैं ऑटो पकड़ के भाग रहा हूं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कब, व्हेन टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपने अपने घर पे बुलाया अर्बन कंपनी वाले को एसी रिपेयर करने के लिए और ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं करा कि टाइम पे आ जाना, मतलब टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वो 5-10 मिनट लेट आता है, इट इज ओके, इट इज स्टिल अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपने उसको बुलाया था 10 बजे सुबह 10 AM, वो आया 10 AM को, इट इज ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, टाइम एसेंस नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का। पोस्टर अगर 10 PM को आए तो वॉइडेबल हो जाएगा, मतलब ऑल दो टाइम एसेंस नहीं, इसका लिए कभी भी आ सकते हो, अब रात को 2 बजे अच्छा एसी ठीक करता हूँ, इट हैज टू बी रीजनेबल, इफ इट इज अनरीजनेबल तो अगेन वो वॉइडेबल बन जाएगा, और दोनों ही केस के अंदर आप कंपनसेशन ले सकते हैं। नीचे सेक्शन 56 लिखा क्यों नहीं मैंने यहाँ पे, 56 सर वॉइड के अंदर या तो वॉइड अग्रीमेंट होता है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड अग्रीमेंट मतलब वॉइड एब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही एनफोर्सेबल नहीं है। एग्जांपल माइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना और मर्डर वर्डर इलीगल वाली बातें, वो सब वॉइड अग्रीमेंट होता है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, वो सब वॉइड अग्रीमेंट में आते हैं बिकॉज वो स्टार्ट बायलैटरल मिस्टेक, क्योंकि वो स्टार्टिंग से एनफोर्सेबल नहीं। ऑन द कॉन्ट्री वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या है सर, पहले उसका नाम लिखे मैंने,
it can be called as supervening impossibility, it can be called as subsequent impossibility, it can be called as post contractual impossibility. मतलब स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल था, बट या तो लॉ बदला या सर्कमस्टेंसेस बदले, जिसकी वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। हमने क्लास के अंदर बहुत सारे एग्जांपल किए थे, मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं। बीसीसीआई और नाइकी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नाइकी वाला बीसीसीआई को 50 पेयर्स ऑफ शूज बना के देगा और बीसीसीआई नाइकी को पैसा देगा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एनफोर्सेबल है। सर अगले ही दिन नाइकी की फैक्ट्री में आग लग गई, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, अब जूते नहीं बन सकते। सर कितना ऑब्वियस है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। रीजन इट इज चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। दूसरा एग्जांपल, रियल एग्जांपल दिया आपको हमने शरद पवार का क्लास के अंदर, जिन्होंने सर बेसिकली गुटखा बैन कर दिया। गुटखा बैन होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था कि मैं आपको गुटखा दूंगा, आप मुझे पैसा देना। कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट। बट जैसे शरद पवार ने महाराष्ट्र में बोला गुटखा बैन, तो ऑटोमेटिकली अब ना गुटखा जाएगा और ना पैसा आएगा। वाई? चेंज इन लॉ। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत में ठीक था, आगे जाके दिक्कत हो गई, एनफोर्सेबल नहीं हुआ आगे जाके, उसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नीचे दी मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, एंड द रीजन फॉर दिस बीइंग डिफिकल्ट इज मॉड्यूल के अंदर कोई एग्जाम्पल नहीं है, और शायद आपने कोई एग्जाम्पल कभी पढ़ा भी नहीं होगा जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसा। तो ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखना, एक बार जो हमारे अजय भैया है, एक बार जो हमारी जुबान केसरी है विमल। ठीक है। मंडे गए, गुटखा लिया 100 रुपए उधारी पे। ट्यूसडे गए, गुटखा लिया 200 रुपए उधारी पे। वेडनेसडे गए, उधारी पे 103 रुपए का गुटखा लिया। फोर्थ डे आया, विमल वाले ने हमसे पैसा मांगा। टोटल हुआ कितना पैसा हमारा? 403 हुआ। हमारी जेब में 250 रुपए थे, तो हमने 250 रुपए पे करे। मतलब द अमाउंट पेड इज नॉट सफिशिएंट टू कवर होल ऑफ द डेट। और तभी टॉपिक इन्वोक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट। तभी टॉपिक स्टार्ट होता है व्हेन यू मेड द पेमेंट विच इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द होल डेट। इन दैट केस 3 सेक्शन आते हैं, 59, 60, 61 सीक्वेंस में। 59 इज फर्स्ट प्रायोरिटी, वो ना हो तो 60 सेकंड प्रायोरिटी, वो ना हो तो 61 थर्ड प्रायोरिटी। 59 क्या बोलता है कि सर डेटर डिसाइड करेगा कि एडजस्टमेंट कैसे होना चाहिए। अब उसके अंदर दो तरीके से हो सकते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल के अंदर 250 रुपए, तो अजय भैया बोलते हैं विमल वाले को कि पहले ट्यूसडे सेटल करना सबसे बड़ा अमाउंट, फिर जो बच जाए उससे मंडे सेट ऑफ करना। तो विमल वाले को वैसा ही करना पड़ेगा जैसा डेटर बोल रहा है, बिकॉज सेक्शन 59 फर्स्ट प्रायोरिटी डेटर को देता है कि जैसा डेटर बोले वैसा सेटल करो। सर डेटर इंप्लाइडली भी बोल सकता है, मतलब बिना बोले बोल सकता है। सर कब? जब अमाउंट मैच हो जाए। मतलब अजय भैया गुटखा खा रहे हैं ना, तो बोल तो सकते नहीं है, फनी आई गेस, तो बोल तो सकते नहीं है। उन्होंने पेमेंट करा 103 का और कुछ बोला नहीं। कितना ऑब्वियस है, आपको वेडनेसडे वाला 103 सेट ऑफ करना पड़ेगा। वो इंप्लाइड है क्योंकि अमाउंट मैच हो रहा है। दैट इज ऑल अबाउट 59। हम 60 पे आते हैं। सर अजय भैया ने कुछ भी नहीं बोला, एक्सप्रेसली भी नहीं बोला, इंप्लाइडली भी नहीं बोला। तो अब क्या करने का? अब क्रेडिटर अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करेगा सेक्शन 60 के अंदर, जिसमें आपके पास 3 एडजस्टमेंट्स हैं। आई वुड से 3 अच्छे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, डेट ड्यू होना चाहिए, मतलब उसका टाइम आ गया होना चाहिए रिकवरी का। दूसरा, डेट डिस्प्यूट में नहीं होना चाहिए, मतलब कोई पैसा मैं मांग रहा हूं, वो मना कर रहा है, वो बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, इसका तो पैसा नहीं बनता, वैसा वैसा डेट आप सेटल नहीं कर सकते। तीसरा, सर इवन टाइम बार डेट भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। वैसे टाइम बार डेट क्या होता है? अनइन्फोर्सेबल, कि आपको किसी से पैसा लेना है, आपने 3 साल तक अगर पैसा नहीं मांगा तो आप मांग भी नहीं सकते। बट अगर आप पेमेंट करते हो और आप उसको बताते नहीं हो सामने वाले को एडजस्टमेंट के लिए, तो सामने वाला वो टाइम बार डेट भी एडजस्ट कर सकता है। 60 हो गया। 61, ना डेटर कुछ बोला एक्सप्रेसिव टाइटली, ना क्रेडिटर ने कुछ सोचा एडजस्टमेंट के बारे में। 61 बोलता है फीफो। मैंने फीफो लिख के काटा है, क्यों काटा? बिकॉज एग्जाम में आप फीफो लिख नहीं सकते। एग्जाम में फीफो का आपको दूसरा वर्ड लिखना पड़ेगा, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। मतलब पहले मंडे जाएगा, फिर ट्यूसडे जाएगा, फिर वेडनेसडे जाएगा, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। उसके अंदर आपके पास दो एडजस्टमेंट्स हैं। पहला तो सेम ही है, टाइम बार डेट यहां पे भी सेट ऑफ हो सकता है। दूसरा, सर अगर सेम डेट पे दो डेट फॉल कर रहे हैं तो उनको आप प्रपोर्शनेटली एडजस्ट करोगे। वापस रिपीट करता हूं, अगर सेम डेट पे दो डेट फॉल कर रहे हैं और आपको अगर एडजस्टमेंट करना है फीफो में, ऑर्डर ऑफ टाइम में, तो आप प्रपोर्शनेटली उनको एडजस्ट करोगे। इजी, बहुत अच्छे समझाने की ट्राई करी मैंने विद एग्जांपल, एक बार में समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक बार में लाइक कर देना वीडियो प्लीज। नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक, दोनों एग्जाम में आ चुके हैं और मैं लिख के दे सकता हूं आपको ये टॉपिक
इस तरह से नहीं आता होगा जिससे मैं आपको पढ़ाने की ट्राई करूंगा, जहां पे यूनिट नंबर 4 खत्म होता है। बेसिकली एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। दूसरा टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको अगर मैथ्स की भाषा में सिखाओ, जैसे मुझे मैथ्स आता नहीं है पर मैथ्स की भाषा में सिखाऊं, तो ये सुपरसेट है और ये सबसेट है, ठीक है। ऐसा अगर समझाने की ट्राई करूं तो आपको मैं बेसिकली पॉइंट क्या बोल रहा है सर, पॉइंट सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी, उसके अंदर सेक्शन 62 नोवेशन रेसेशन ऑल्ट्रेशन। आई गेस सबको मतलब पता है, नोवेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन होता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट जाता है, नया कॉन्ट्रैक्ट आता है। रेसेशन के अंदर पुराना कॉन्ट्रैक्ट जाता है, बस नया नहीं आता है। ऑल्ट्रेशन के अंदर वी मेक स्मॉल चेंजेस। डिफरेंस क्या है नोवेशन ऑल्ट्रेशन के बीच में? सर नोवेशन के अंदर पार्टीज बदल सकती है, ऑल्ट्रेशन के अंदर पार्टीज नहीं बदलती है, सेम पार्टीज रहती है। दैट इज 62। 63 रेमिशन, बेसिकली आपको किसी से पैसा लेने का है, आपने वो पैसा माफ कर दिया, उसको बोलते हैं रेमिशन, मतलब डिस्चार्ज हो गए कॉन्ट्रैक्ट से। 64 सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था जो वॉइड हो चुका है, तो रिस्टोरेशन हो जाएगा, बेसिकली कुछ भी अगर एक्सचेंज हुआ होगा तो डिस्चार्ज हो गए, बेसिकली अगेन फ्री हो गए आप। 65 सर हमारे नाइकी बीसीसी वाले एग्जांपल के अंदर अगर बीसीसी ने कुछ एडवांस पे कर रखा होगा नाइकी को, तो नाइकी को लौटाना पड़ेगा, दैट इज 65 रिस्टोरेशन। अगेन आप डिस्चार्ज हो गए, फ्री हो गए। एंड लास्ट अटेम्प्ट परफॉर्मेंस, सर मैं एज अ प्रोमिसर मेरा काम करने को रेडी है, सामने वाला मुझे मेरा काम करने नहीं दे रहा, मैं डिस्चार्ज, मेरा मेरा ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल का, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर रहा, डिस्चार्ज। एग्जाम्पल क्लास में लिया था कि आपने ओला कैब को बुलाया, कैब के अंदर बैठे, ओला वाला प्रोमिसर है, वो आपसे ओटीपी मांग रहा है, आप बोलते नहीं यार मेरा मूड नहीं है ओटीपी देने का, मां कसम ओला वाले का अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस था, अब वो अगर चाहे तो आपको लात मार के निकाल सकता है कि मेरे कैब से निकल, मैं तुझे ड्रॉप नहीं करूंगा। दैट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस 67। अब जो आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पढ़ा, वहां से 3 पॉइंट यहाँ पे कॉपी होते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। 62 कॉपी होता है, 63 कॉपी होता है, 67 कॉपी होता है। तो 3 पॉइंट तो एज इट इज आते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको ये राइट हैंड साइड पर आ जाना है, जिसमें 3 पॉइंट सेम है, तो मैंने ऐसा एरो मार दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 बहुत इजी पॉइंट लिखे मैंने, वैसे 6 और पॉइंट है। एक मर्जर ऑफ राइट्स भी है, पॉइंट नंबर 9, जहां पे आपका यूनिट नंबर 4 खत्म होता है, पर मैंने लिखा नहीं है, बकवास पॉइंट है वो। ये अच्छे पॉइंट्स है। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, आपको जो काम करना था आपने वो काम कर दिया, तो भाई फ्री हो गए ना, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, फ्री हो गए। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सर वो पॉसिबल टू परफॉर्म है रहा ही नहीं, है ही नहीं, अगेन डिस्चार्ज हो गए, फ्री हो गए। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ लॉ, सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया, अनसॉल्वेंट हो गया, समथिंग लाइक दैट। एंड लास्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो अपना यूनिट नंबर 5 है, कि सर सामने वाले ने कंडीशंस को फुलफिल नहीं करा, तो मैं बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूं। जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूंगा, डिस्चार्ज, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, फ्री। यूनिट नंबर 5 आ गया सर अपना, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सेक्शन नंबर 39। अगर आपको ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले ही पता चल जाए कि सामने वाला अपना ऑब्लिगेशन निभाने नहीं वाला, इन दैट केस ये टॉपिक आ जाता है विच इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेट करा आपने कि वो ड्यू डेट पे अपना काम नहीं करेगा। इन दैट केस आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आपके साथ गलत हुआ, आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप सामने वाले को तुरंत सू करो, या वेट करो ड्यू डेट का, जब परफॉर्मेंस का टाइम था। अगर आप वेट करते हो, इन दैट केस यू आर कीपिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज। मेरा बेनिफिट क्या, क्या पता वो ड्यू डेट पे परफॉर्म कर दे, उसका बेनिफिट क्या, सर ड्यूरिंग द मीन टाइम अगर कुछ इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, अर्थक्वेक आ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो फ्री हो जाएगा, बच जाएगा। वो क्या बोलेगा सामने वाला कि मैं तो रेडी था करने को, बट वो तो देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं कर नहीं पाया, तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। तो इफ यू आर कीपिंग द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव बाय नॉट सुइंग इमीडिएटली, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज। और ये आपको एग्जाम में लिख कर आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नीचे पानी नहीं पिया मैंने, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करा, वो बीच में 30 सेकंड वेस्ट हो गए, मैं रिकवर कर लूंगा, ठीक है। वी आर वेरी इफेक्टिव, वेरी एफिशिएंट, फटाक से आगे बढ़ते हैं। हेडली वर्सेस बैक्सटेंडल वाला केस, जो बेसिकली आपको बोल रहा है कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। आपको ऐसे का एग्जांपल याद आ रहा हो तो, बस में बेसिकली लोग जा रहे थे, बस रुक गई थी बीच में, रात था, ठंड का टाइम था, बेसिकली लोग ऑटो पकड़ के नियर बाय होटल तक गए, होटल में रुके, उसका खर्चा हुआ, और एक पति की पत्नी बीमार हो गई। अब हेडली बैक्सटेंडल क्या बोलता है कि आपको रिकवरी होगी विद रिस्पेक्ट टू डैमेजेस, ऑटो का खर्चा जो आप बस से लेके होटल तक गए, होटल का खर्चा आप जहाँ पे रुके, बिकॉज बस बंद हुई इसलिए होटल करनी पड़ी ना, तो आपको ऑटो का पैसा भी मिल जाएगा, आपको होटल में रुकने का पैसा भी मिल जाएगा। पर जो बीवी बीमार हुई उसका जो मेडिकल एक्सपेंस है वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इट इज रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस, वो नहीं मिलेगा। हेडली वर्सेस बैक्सटेंडल।
ठीक है। स्पेशल डैमेज के अंदर भी अपन इसको कोट कर सकते हैं कि सर अगर प्रायर इन्फॉर्म करा हो तो आप रिकवर कर सकते हो, वो भी पॉइंट ठीक है मिलता जुलता है। नीचे आते हैं, वेरी 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 अटेंटिव यू हैव टू बी राइट नाउ। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत अजीब बोल रहा हूँ, आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा। हम एक डिफरेंस बिटवीन पढ़ रहे हैं जो डिफरेंस बिटवीन नहीं है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिकॉज वी डोंट हैव वन टू वन डिफरेंस इस वाले टॉपिक के अंदर। मतलब अगर ये टॉपिक एग्जाम कोई नहीं सिखाएगा आपको ये सब, ये टॉपिक अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसा टेबल बनाकर नहीं आ सकते, बिकॉज आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिखने को होगा पर राइट हैंड साइड लिखने को होगा ही नहीं। तो ये वाले डिफरेंस बिटवीन के अंदर डिफरेंस बिटवीन वाला टेबल बनाकर मत आना। पढ़ते हैं, 5 पॉइंट दिख रहे हैं मुझे। सर पेनल्टी, अच्छे पॉइंट पहले करते हैं। नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। सर इंग्लिश लॉ डिफरेंशिएट करता है पेनल्टी और लिक्विड डैमेज के अंदर, इंडियन लॉ डिफरेंशिएट नहीं करता। इंडियन लॉ तो क्या बोलता है, जितना नुकसान हुआ उतना पैसा देंगे और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। ऊपर वाला पॉइंट, सर पेनल्टी का एसेंस होता है सामने वाले को डराना। लिक्विडेटेड डैमेज का एसेंस होता है बेसिकली एक जेन्युइन प्री एस्टीमेट, एक कैलकुलेशन कि हाँ ऐसा होगा तो इतना नुकसान होगा। तो एक जेन्युइन प्री एस्टीमेट है लिक्विडेटेड डैमेजेस, और एक टेररम है डराने के लिए सामने वाले को। ये प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन जैसा पॉइंट है। बाकी ऊपर के डिफरेंस बिटवीन जैसे पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ पेनल्टी को समझाया हुआ है। ऊपर पॉइंट बोलता है सर पेनल्टी का जो फिगर होता है इट इज एक्स्ट्रावेगेंट एक्सॉर्बिटेंट, मतलब बहुत बड़ा। फर्स्ट पॉइंट भी वही बोलता है, सर पेनल्टी इज फार इन एक्सेस ऑफ द एक्चुअल डैमेज, प्रोबेबल डैमेज। मतलब डैमेज हो सकता है 1 लाख का, आपने लिखा है 5 करोड़, ठीक है, तो इट इज फार इन एक्सेस ऑफ द प्रोबेबल डैमेज, तो उसको पेनल्टी बोला जाएगा। फिर उसके बाद मुझे आपको पैसा देना था लोन का, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर मैं आपको लोन का पैसा नहीं दिया तो मैं आपको लोन का पैसा डिफॉल्ट मारा तो मुझे आपका लोन का पैसा तो देना ही है, उसके ऊपर 5 लाख और देना है। अरे बेवड़े, ऊपर का जो और 5 लाख है ना दैट इज कॉल्ड एज पेनल्टी, ठीक है। नहीं चलेगा, फर्दर सम नहीं चलेगा, उसको पेनल्टी माना जाएगा। सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम आई थिंक आ गए यूनिट नंबर 6 के अंदर। फीचर्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट दिखा मुझे, ऊपर का एक बार पढ़ लेते हैं। कंटीजेंट वर्सेस वेजरिंग टेस्टेबल नहीं हुआ एग्जाम में बहुत टाइम से, हो सकता है, ठीक है, वन ऑफ दोस क्वेश्चंस। कंटीजेंट के अंदर मी नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मैं तेरे लिए ये करूंगा तो मेरे लिए ये कर, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। वेजरिंग के अंदर हमेशा ऐसा होगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस, बारिश हुई तो तू मुझे पैसा देना, नहीं हुई तो मैं तुझे पैसा दूंगा, ठीक है। दूसरा, सर कंटीजेंट के अंदर एक इवेंट कोलेटरल होता है, याद करो पुलक वर्सेस मुल्ला, मॉडल में जो लिखा हुआ है कोई कोलेटरल इवेंट होता है। वेजरिंग में इवेंट ही कोर फैक्टर होता है जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, बारिश। तो एक कोलेटरल एक कोर फैक्टर, कितना इजी है याद करना। नेक्स्ट, सर कंटीजेंट वेजरिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वेजरिंग हमेशा कंटीजेंट होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। नीचे पढ़ चुके इंश्योरेंस वाले पॉइंट के अंदर कि सर आपका इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर के अंदर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, वेजरिंग में नहीं होता। बाजू में, सर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता गेन और लॉस, मेरा फायदा आपका नुकसान मेरा फायदा ना, ऐसा कुछ नहीं होता। वेजरिंग में होता है एक हारेगा एक जीतेगा, सेक्शन 30 पढ़ाया हुआ अपन ने। लास्ट, ऑब्वियसली कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, वेजरिंग आर वॉइड अग्रीमेंट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बोल रहा मैं, वॉइड अग्रीमेंट बोल रहा। नेक्स्ट सुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, फीचर्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। 3 पॉइंट है, राइट टू मनी imposed by law because as such we don't have promise, no acceptance, no offer, but law बोलता है नहीं कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉसी का मतलब ही होता है नहीं है फिर भी है। राइट टू मनी imposed by law एंड राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। हमने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि सर मैंने घर पे पिज्जा मंगाया था, गलती से पिज्जा मेरे बाजू वाले ने कलेक्ट कर लिया और उसको खा गया, तो मैं मेरे बाजू वाले से ही पैसा ले सकता हूं। दैट इज माय फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, राइट टू मनी एंड राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। ऑल्दो कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी मेरे मेरे बाजू वाले के अंदर कि मेरा पिज्जा तेरे घर पे आएगा तो तू मुझे दे देना, तेरा मेरे घर पे आएगा मैं तेरे को दे दूंगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर लॉ क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हम मान रहे कॉन्ट्रैक्ट है एंड आपको पिज्जा का पैसा देना पड़ेगा। फीचर्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट वेरी इजी। लास्ट 3 यूनिट 1 hour 28 मिनट्स हो गया, आई थिंक 15-20 मिनट और मैं लेने की ट्राई करूंगा और खत्म करने की ट्राई करूंगा। एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी एग्जाम में आया नहीं है, आ सकता है सर, ध्यान से। पर्पस, कंसीडरेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी, तभी तो कोई गारंटी दे रहा है ना। मिस रिप्रेजेंटेशन कंसीलमेंट नहीं चलेगा, सेक्शन 142 एंड 143 नहीं चलेगा गारंटी के अंदर। लास्ट वाला पॉइंट पहले पढ़ रहा हूँ, ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी, सेक्शन 144 कि सर अगर कोई दूसरा श्योरिटी जुड़ने वाला था, ऐसी बात हुई थी और वो नहीं जुड़ा तो नहीं चलता है, उसको जुड़ना ही पड़ेगा तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो 142 143 144 मस्त टॉपिक बनता है अपना अलग से। सेकंड लास्ट पॉइंट, राइटिंग नॉट नेसेसरी, ठीक है, बकवास पॉइंट। नीचे आते हैं, इंडेमनिटी वर्सेस गारंटी, एक और डिफरेंस बिटवीन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर। सर यहाँ पे 2 पार्टी है, वी ऑल नो दिस, इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड। यहाँ पे 3 पार्टीज है, प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर श्योरिटी।
यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का लायबिलिटीज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, पैसा देना ही पड़ेगा और आपको ही देना पड़ेगा। गारंटी के अंदर सेकेंडरी एंड कंडीशनल भी, ऐसा क्यों बोल रहे सर? क्योंकि प्राइमरी लायबिलिटी है प्रिंसिपल डेटर का, और कंडीशनल क्यों? अगर प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं देगा तो श्योरिटी पैसा देगा। नेक्स्ट, इंडेमनिटी का एसेंस होता है बेसिकली रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस, और यहाँ पे क्रेडिटर को भरोसा दिलाना कि आपको आपका पैसा मिल जाएगा। नीचे, ऑल पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ इंडेमनिटी। पर सर गारंटी के अंदर प्रिंसिपल लेटर कैन बी अ माइनर रीजन, अ माइनर कैन ऑलवेज बी बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रिंसिपल लेटर माइनर हो सकता है। लास्ट, इंडेमनिटी के अंदर लायबिलिटी अराइज होगी ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी, जिसकी वजह से हमने आपके पास इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किया था। बाजू में ऑन द डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी का लायबिलिटी इन्वोक हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो मेजर मुझे ये 5 पॉइंट लगते हैं जो अच्छे वाले हैं, तो मैंने इन 5 को लिखा है मेजर अच्छे वाले पॉइंट्स को, ठीक है, एग्जाम के लिए। गले की वाट लग चुकी है, मैं बस आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि आप पास नहीं, अच्छे मार्क्स से पास हो, तो जस्ट एक्सपेक्टिंग आपको समझ में आ रहा होगा, फीलिंग अ बिट मोर कॉन्फिडेंट, बिकॉज हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स इतनी ज्यादा अच्छी स्पीड से कर रहे हैं। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इन केस यू हैव नॉट डन इट येट, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं हुआ बहुत टाइम से, सेक्शन 133 विच बेसिकली टॉक्स अबाउट वेरिएंस इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट 3 जन के बीच में हुआ था, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर। डेटर एंड क्रेडिटर अगर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिना श्योरिटी से पूछे, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। ये पूरी इंडिया को आता है। आप बस बारीकी का ध्यान ये रखना कि सर वेरिएंस जब हुआ ना, उस दिन के बाद से श्योरिटी डिस्चार्ज होता है। मतलब वेरिएंस के पहले के ट्रांजेक्शन के लिए श्योरिटी रिमेन्स लायबल। इजी। नीचे, ओ हो, मस्त टॉपिक आ गया सर, यूनिट नंबर 8 का बेलमेंट। 2 यूनिट बचे और खत्म। इंपॉर्टेंट लिस्ट में है आपके पास ये ड्यूटीज ऑफ बेलर, ठीक है, बेलमेंट के अंदर। उसके अंदर मैंने लिखा, मस्त चार्ट बनाया मैंने। डिस्क्लोज फैक्ट्स, आपको एक कार दे रहे हो किसी सामने वाले को, और उसमें 2 केस हो सकते हैं। ग्रेटिट्यूस मतलब सामने वाला आपका बेसिकली दोस्त है, नॉन ग्रेटिट्यूस मतलब आपका हो गया जूम कार, ठीक है। अब कार डिफेक्टिव है, कार देने वाले को मतलब बेलर को ऑलरेडी पता है कि कार डिफेक्टिव है, तो सर लायबल कौन होगा? बेलर लायबल होगा, ही विल बी लायबल। बाजू में आते हैं, सर एक तो अपने दोस्त से आप कार ले रहे हो, कार खराब थी पर दोस्त को पता नहीं था, हाँ, तो ठीक है ना, उसका धंधा थोड़ी कि उसको पता हो, ही इज नॉट लायबल। उसको नहीं पता था कार खराब है, आपका दोस्त था, आपने जाके ली और ठीक है कार बिगड़ी निकली, आपका एक्सीडेंट हो गया, पर ठीक है, आपका दोस्त लायबल नहीं है क्योंकि उसका बिजनेस नहीं है कार का, आपको चेक करके लेना चाहिए था। तो बेसिकली बेलर नॉट लायबल। नॉन ग्रेटिट्यूअस मतलब धंधे की बात करें, जूम कार, सर आपको पता हो कार खराब है या आपको ना पता हो कार खराब है, आपको पता होना चाहिए कार खराब है बिकॉज आप धंधा कर रहे हो, तो इन आइदर केस बेलर लायबल। नीचे आते हैं, लॉजिक से बढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक्सपेंसेस, ठीक है। नेसेसरी का एग्जांपल लेते हैं अपन, नेसेसरी का आ जाएगा आपका पेट्रोल, आपका आ जाएगा टोल का पैसा, ठीक है, फास्टैग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आ जाएगा इंजन फेलियर, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इन बोथ द केसेस। सर मालिक कौन है? बेलर। कार किसकी खराब हुई? बेलर। और ये ऐसा खर्चा नहीं है इंजन फेलियर वाला जो एकदम से हो गया होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कार्बन जम गया होगा उस इंजन के अंदर, तब जाके इंजन खराब हुआ होगा। तो इन बोथ द केसेस बेसिकली बेलर लायबल, बेलर लायबल उस खर्चे के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू नेसेसरी एक्सपेंसेस, अगर आप जूम कार बुक करते हो, कितना ऑब्वियस है पेट्रोल का खर्चा आपको देना होता है, बिल। लास्ट वाला केस, आपका दोस्त आपसे अगर कार मांगने आएगा तो अपना मतलब ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको पेट्रोल भरवा के दें, ऐसा लॉ बोल रहा है। मैं तो मारवाड़ी में तो घंटा ना दे, पर ठीक है, लॉ ऐसा बोलता है कि अगर दोस्त को अपने कार दे रहे हो तो पेट्रोल आपको भरवा के देना है, मतलब पेपर। इजी, मस्त चार्ट बनाया है, एक बार में समझ में आ जाएगा गारंटीड। मैं बढ़ता है फटाक से आगे, एक बार में खत्म हो जाएगा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, सर बेलमेंट कब खत्म हो जाता है? देख मैंने कितना मस्त लिखा है यहाँ पे, वक्त खत्म, पर्पस खत्म, इंसान खत्म, सब्जेक्ट मैटर खत्म, 4 खत्म है। वक्त खत्म इज एक्सपायरी ऑफ पीरियड, पर्पस खत्म फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, इंसान खत्म डेथ, सब्जेक्ट मैटर खत्म डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एंड लास्ट में नोटिस। नोटिस लेके हमने बेलमेंट खत्म कर दिया सामने वाले को बताकर।
जो हो सकता है ग्रेटिट्यूड बेलमेंट के अंदर सिर्फ, ठीक है। तो वेरी इजी नाउ टू रिमेंबर दिस टॉपिक इन दिस वे, वक्त खत्म, पर्पस खत्म, इंसान खत्म, सब्जेक्ट मैटर खत्म, नोटिस एक बार में याद हो जाएगा, इवन इफ आप पहली बार पढ़ रहे हो, मेरा गारंटी, ठीक है। फटाक से आगे आ गया मैं, लिख दिया मैंने वहीं पे, प्लेस बाय नॉन ओनर्स के अंदर सिमिलर टू सेल ऑफ गुड्स बाय नॉन ओनर से मिलता जुलता है पॉइंट्स, आप एक बार देख लेना, ठीक है। हमने क्लास में आपको मार्किंग करवा रखी है 1 to 1। लास्ट यूनिट पर आ गए, यूनिट नंबर 9, 1 hour 34 minutes and 45 seconds, ठीक है। फटाक से 5 मिनट और। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन इन केस ऑफ एजेंसी, रेटिफिकेशन मतलब आता होगा सब्सिक्वेंट अप्रूवल, कोई चीज को हाँ करना जो पहले हाँ नहीं था। उसके अंदर पॉइंट्स लिखे हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। सर रेटिफिकेशन तो एक्सप्रेस हो सकता है, तो इम्प्लाइड हो सकता है। सर हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब दे देता हूँ। क्लास वाला एग्जाम्पल है जो क्लास में सिखाया आपको मैंने, कि सर मैंने अपने एजेंट को बोला कि जाके पिज्जा लेकर आ, मुझे पिज्जा खाने का है। एजेंट लेकर आ गया खिचड़ी, कि सर आप इतने मोटे हो और कितना मोटे होगे, क्या पिज्जा खा रहे हो, फट जाओगे एक दिन, आप खिचड़ी खाओ। मुझे लगा क्या बोला रहे, क्या बोला, हाँ मुझे खिचड़ी खाना चाहिए। मैं एजेंट बोलता हूँ हाँ थैंक यू कोई बात नहीं मैं खिचड़ी खाऊंगा, दिस इज एक्सप्रेस रेटिफिकेशन। दूसरा, चलो खिचड़ी लेकर आया, मैंने खिचड़ी को देखा, उठाया और खा गया, दिस इज इम्प्लाइड रेटिफिकेशन, बिना कुछ बोले मैंने रेटिफाई कर दिया। या तो केस क्या हो सकता है, उसके मुंह पे फेंकता, बट दैट वुड नॉट हैव बीन रेटिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, आपने आपसे कुछ छुपाया नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजेक्शन विच यूर रेटिफाइंग, आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए रेटिफिकेशन के वक्त। नेक्स्ट, रेटिफिकेशन मतलब या तो पूरा हाँ होगा या पूरा ना होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आधा ट्रांजेक्शन आप बोलोगे चलेगा, आधा ट्रांजेक्शन नहीं चलेगा, बिकॉज इस केस में तो हमेशा प्रिंसिपल का ही फायदा होगा। तो रेटिफिकेशन तो पूरा होगा या पूरा नहीं होगा। रेटिफिकेशन ऐसा नहीं हो सकता जिससे किसी थर्ड पर्सन को इंजरी हो, रीजनेबल टाइम में रेटिफिकेशन हो जाना चाहिए, और रेटिफिकेशन कम्युनिकेशन भी हो जाना चाहिए। सुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, प्लीज एक बार मॉडल में एग्जांपल देखिएगा, और तो मैंने एग्जांपल देने की ट्राई करी बट स्टिल आपको एक बार देखना है। नेक्स्ट पॉइंट, आई गेस सेकंड लास्ट, हाँ थर्ड लास्ट, ड्यूटीज ऑफ एजेंट। सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 6 मार्क का आएगा मेरे हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 6B में आना चाहिए, बट ठीक है अगर पहले भी आ सकता है तो 7 मार्क का आ सकता है, 6 और 7, ठीक है। सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बहुत इजी है, मैंने अलग से पता है क्यों लिखा, आपके पास मॉड्यूल आप पढ़ सकते हो, पर मॉड्यूल में दिस टॉपिक हैज बीन स्प्रेड ओवर 2-3 पेजेस, तो learning those head points from 2-3 pages is difficult, but if you have those head points written at one place it becomes easier to remember and recall, and hence मैं आपके लिए पूरा मेहनत करके लिखा हुआ है। ये आपको मैं क्लास के नोट्स में से नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे बच्चे हैं क्लास में उससे पढ़े हुए हैं, बॉम्बे में, जयपुर में, गुजरात में, जो भी मुझसे पढ़े हुए हैं दे ऑल नो दिस, कि हमने क्लास में बहुत अलग नोट्स बनाए हैं, और 300-400 पेज के नोट्स बना रखे हैं। सर ये तो कितने पेज हैं, 36 आई गेस मैंने बोला था, मतलब ये नोट्स मैंने वापस से बनाए हैं सिर्फ इस लेक्चर के लिए, इस वीडियो के लिए, ठीक है। बी ग्रेटफुल, यहाँ पे आते हैं, तो फॉलो इंस्ट्रक्शन कस्टम्स, प्रिंसिपल मालिक है, आप नौकर हो तो जैसा प्रिंसिपल को ऐसा करने का आपका ड्यूटी एज एन एजेंट। प्रिंसिपल के गुड्स का रीजनेबल केयर एंड स्किल मेंटेन करना है आपको, हिसाब किताब देना है अपने प्रिंसिपल को क्योंकि मालिक है। जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन डाउट हो, फटाक से प्रिंसिपल से बात करनी है डाउट क्लियर करने के लिए। आपको खुद के अकाउंट में डील नहीं करना है, मतलब वही पर्सनल प्रॉफिट वो सब नहीं करने का है। आपको दिया हुआ काम आपको किसी और को नहीं देना है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब एजेंट अनलॉफुल होता है। आपको जो काम दिया वो काम आपको ही करना है। आपको जो भी प्रिंसिपल का पैसा मिलता है आपको प्रिंसिपल को लौटाना है, और प्रिंसिपल की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसके क्लाइंट्स वाइंट्स एक्सेट्रा, उसको प्रिंसिपल के अगेंस्ट यूज नहीं करना है। तो बहुत बेसिक पॉइंट्स है यार, पर एक बार नजर तो जानी चाहिए ना वहां पे, तो ये नजर के लिए मैं आपके मस्त यहाँ पे सारे हेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सुपर इंपॉर्टेंट, वापस बोल रहा हूँ एग्जाम के लिए आपके। मैं आ गया सेकंड लास्ट पॉइंट, एंड यू कैन सी क्रॉस क्रॉस क्रॉस, खत्म। वापस वैसा ही पॉइंट जैसा हमने ऊपर पढ़ाया था आपको, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, देख मेरे पॉइंट्स देख, धंधा खत्म, इंसान खत्म, दिमाग खत्म, पैसा खत्म, वक्त खत्म, ऊपर जैसा बेलमेंट जैसा, खत्म खत्म करके याद करवा रहा हूँ। धंधा खत्म, बाजू में लिखा मैंने कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, मैंने एजेंट अपॉइंट किया था किसी काम के लिए, वो काम खत्म हो गया, तो भाई एजेंसी खत्म हो गया ना, कितना ज्यादा सिंपल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लिखा इंसान खत्म, प्रिंसिपल एजेंट की मौत हो गई, एजेंसी खत्म हो गई। फिर उसके बाद में नीचे आया प्रिंसिपल और एजेंट बिकमिंग अनसॉल्व माइंड, सर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते ना, दिमाग खत्म। फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, पैसा खत्म। एक्सपायरी ऑफ टाइम, हमने एजेंट अपॉइंट किया था सिर्फ समर सीजन के लिए, हमारे मैंगो बेचने के लिए, समर सीजन खत्म हो गया, एजेंसी खत्म हो गया, ठीक है। एक्सपायरी ऑफ टाइम, वक्त खत्म। तो खत्म वाले मुझे दिख रहे हैं 5 पॉइंट्स, धंधा, इंसान, दिमाग, पैसा, वक्त। इसके अलावा 2 पॉइंट और, रिवोकेशन, रिनंसिएशन, मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को बाय बोल दिया या एजेंट ने प्रिंसिपल को बाय बोल दिया।
पर आप अगर डीप में जाओगे तो आप मॉडल के अंदर लिखा हुआ है कि अगर अनरीजनेबली मना करा है तो कंपनसेशन देना पड़ता है। दोनों केस में सेम पॉइंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक, गले की वाट लग गई पर पढ़ के मजा आया दिमाग के अंदर, विच इज सेक्शन 202 एजेंसी इररिवोकेबल। आपको बताने वाला हूँ पॉइंट्स मस्त इंपॉर्टेंट वाले, देखिए ये वाले पॉइंट्स बताने वाला हूँ, प्लीज स्टे ट्यून्ड 2 मिनट और। व्हेन इज एजेंसी इररिवोकेबल, मतलब आप प्रिंसिपल एजेंसी की रिलेशन आप कब एज अ प्रिंसिपल खत्म नहीं कर सकते। सेक्शन 202, सर जब ट्रांजैक्शन के अंदर एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो तो प्रिंसिपल एजेंसी रिवोक नहीं कर सकता। हैक क्या सर एग्जाम के लिए, अगर लिखा ना एग्जाम्पल के अंदर पे हिमसेल्फ, मतलब प्रिंसिपल का एक काम एजेंट करेगा और उस जो भी काम करा है उसमें जो पैसा आएगा उसमें से कुछ पैसा एजेंट अपने पास रखेगा, दैट इज पे हिमसेल्फ। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी दिखता है पे हिमसेल्फ, मतलब सर वो है एजेंट पर्सनली इंटरेस्टेड, और जैसे ही एजेंट इज पर्सनली इंटरेस्टेड एजेंसी बिकम्स इररिवोकेबल, सेक्शन 202, लास्ट पेज ऑफ यूनिट नंबर 9 जहां पे आपका यूनिट नंबर 9 खत्म होता है। 1 hour 40 minutes 20 seconds is all that I took। वो वाला वीडियो आई गेस 1 घंटा 10 मिनट का था। यहाँ पे सर फटाक से अगेन कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई मस्ती नहीं, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं अपन। मैजिकल टिप बाय विशाल शर्मा, बहुत इजी पॉइंट है, आपको बस एक बार बता रहा हूँ, आपको आता होगा शायद। आपका 100 मार्क का पेपर है जो आपको अटेंड करना है आउट ऑफ 120 जो भी है, और आपको मिलते हैं 180 मिनट ग्रॉस, मतलब आपको 1 मार्क के लिए मिल रहा है 1.8 मिनट्स ग्रॉस। तो अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम में 2 मार्क का भी आता है, 3 मार्क का भी आता है, 5 का भी आता है, 6 का भी आता है, 7 का भी आता है, हमने एवरेज मान के चल रहे हैं। सपोज अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको उसके अंदर कुछ भी हो जाए 8 से 9 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने हैं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो एग्जाम में कभी कभी कैसा होता है, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए हमको बहुत अच्छे से आता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, नीचे लिखा है मैंने, अपन उसको ओवर ब्यूटीफाई करते हैं और लिखते हैं उसके अंदर ये भी ले, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, बेवड़े पेपर छूट जाएगा। उस 5 मार्क के क्वेश्चन में तो तुझे 5 में से 5 मिल जाएगा, पर उसकी वजह से तेरा 5 मार्क का दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। सो इट इज बेटर टू स्कोर 4 मार्क्स आउट ऑफ 5 इन दिस क्वेश्चन एंड 4 आउट ऑफ 5 इन दैट क्वेश्चन, टोटल 8, rather than scoring 5 in one question। So be smart, stop over beautifying a particular question just because आपको बहुत अच्छे से आता है। टाइम का ध्यान रखना। नीचे लास्ट टिप मेरी तरफ से, सर आपको 15 मिनट मिलेगा रीडिंग टाइम का, आपको पता है आप ऑलरेडी अकाउंट्स का एग्जाम देकर आ चुके हो, उस 15 मिनट को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, मतलब वो आपका डिसाइड करेगा आपका पेपर छूटेगा कि नहीं छूटेगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, उन 15 मिनट के अंदर मैं आपको बोलने की ट्राई कर रहा हूं कि आपको कंपलसरी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। 2 रीजन, एक तो डिफिकल्ट होता है, कंपलसरी क्वेश्चन इज ऑलवेज कंसेप्चुअल, ऑलवेज डिफिकल्ट, ऑलवेज ऑफ ट्रैक क्वेश्चन, आपका मोटिवेशन चला जाएगा पहली बात तो। दूसरा, अरे वो तो मुझे वैसे भी सॉल्व करना ही है ना बाद में, बिकॉज वो कंपलसरी क्वेश्चन है, तो उसको पढ़ के क्या फायदा होगा। रादर जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है उसमें से एलिमिनेट कर तू कौन सा वाला क्वेश्चन नहीं करने वाला, क्वेश्चन 2 3 4 5 6, 5 में से कोई 4 ही करने होते हैं, तो उन 15 मिनट के अंदर वो वाला क्वेश्चन ढूंढ जो तेरा सबसे वीक है और उस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर, ये कर तू 15 मिनट के अंदर, ना कि क्वेश्चन 1 को पकड़ के अयो नहीं आता मैं तो फेल हो गया मां कसम। अरे भाई वो करना ही है, अपन कर लेंगे बाद में उसको, पहले एलिमिनेट कर जो क्वेश्चन तू नहीं करने वाला। मोर ओवर, आपको वो क्वेश्चन पहले करने चाहिए जो आपके बेस्ट है, मतलब इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन नंबर 3 का ए फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सी, नहीं, अगर आपने 3 उठाया तो 3 पूरा करोगे, कोई पार्ट नहीं आता उनकी जगह छोड़ देना, ठीक है। पर सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है आपका, 3 2 1 4 5 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, प्लीज अंडरलाइन, डोंट स्क्रिबल, काटम काटी जितना हो सके मत करना। मेरे जो बच्चे हैं मुंबई के अंदर मुलुंड में और बोरीवली में बेसिकली बात कर रहा हूं मैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, बट देन अगेन उनके पेपर जब मैंने चेक करे, उनके टेस्ट पेपर्स मैंने बहुत नोटिस करा कि जो अच्छे से अच्छा बच्चा है उसने भी बहुत स्क्रिबलिंग करी हुई है, काटम काटी करी हुई है। सर अल्टीमेटली इट गिव्स अ नेगेटिव इंपैक्ट टू द पेपर चेकर, कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको आता नहीं है, आप कॉपी कर रहे हो। एक बार आंसर लिखना स्टार्ट करो, उसके पहले एक बार सोचना कि हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट, द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन, एंड देन स्टार्ट टू राइट, तो ऑलरेडी वो स्क्रिबलिंग वाला ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपका ऑलरेडी बता चुका हूं, एंड 1 hour 43 minutes and 35 seconds, वी आर डन। आज आपको सिर्फ ये लेक्चर देखना है, मैं अपलोड कर दूंगा 9:30 तक अपलोड हो जाएगा, आज रात को 9:30 PM तक। आपको 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, आपको वीडियो पूरा देखना है आज का आज, और सो जाना है, ठीक है, और कुछ मत करना, मस्त सो जाना। कल सुबह उठ के आप अपने वो टॉपिक स्टार्ट करना जो आपके वीक हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले करता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज अगर वो लास्ट में रखोगे तो नहीं खत्म होगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाद में करता बेसिकली कंपनीज एक्ट, फिर पार्टनरशिप एक्ट, फिर LLP। ये इतना करने से मेरे कितने सारे मार्क्स सिक्योर हो गए।
फिर वो जो चैप्टर है ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और वो सब आपको करने का एग्जाम के दिन सुबह, बिकॉज वो वैसे भी आपको रट्टा मार के उल्टी करके आने का है। तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ना एग्जाम वाले दिन सुबह उठकर, और एलएलपी भी शायद अब पढ़ लेना चलेगा। पर इनके अलावा जो 5 चैप्टर है आपको कल सुबह उठ के खत्म करना चाहिए। पहले कॉन्ट्रैक्ट, फिर कंपनीज, फिर पार्टनरशिप, फिर सोगा और फिर नेगोशिएबल। ठीक है, ध्यान रखना इतना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई गेस 1 hour 45 minutes is all I've taken. Subscribe the channel, share this video, like the video, कमेंट करना नोट्स, आपको ये चाहिए तो मैं आपको दे देगा कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको प्राइवेटली पर्सनली उसका लिंक देके गूगल ड्राइव का। तो डन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होपफुली आप पास हो जाओगे, मेरे बहुत सारे विशेस आपके साथ। हम सीधा इंटर में ही मिलेंगे ऐसा मैं चाहता हूँ, लॉ एंड एसएम के लिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द चैनल वॉइड टू वैलिड बाय विश्वनाथ शर्मा। सी यू वेरी वेरी सून, बाय।